अध्याय 201। आसमान में एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसकी गड़गड़ाहट से जमीन हिल गई। किन युन और डू गुई इतने सदमे में थे कि उनके हाव भाव बदल गए। रात का समय था, मूसलाधार बारिश तेजी से शुरू हुई और आसमान घनी बिजली से भर गया। ये बेहद भयावह दृश्य था। किन युन और डू गुई के पास पेड़ के गड्ढे से सीढ़ियां चढ़कर ऊंचे स्थान पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बारिश तेज थी और बर्फ की बड़ी बड़ी फुहारें पड़ रही थीं। किन युन 10 मीटर से भी ऊंचे एक पेड़ के गड्ढे के पास खड़ा था। उसने दूर खजाने के जंगल को देखा और घबरा गया। अचानक जो बर्फबारी हुई वह बहुत तेज थी। इलाके के बीचों बीच स्थित विशाल स्टारसन ट्रेजर ट्री के भी कई बड़े पत्ते झड़ गए थे। पेड़ के आसपास की खुली जगह में कई मीटर ऊंचे बर्फ के कई विशाल टुकड़े थे। स्टार जुआन वू अकादमी के कई घर बर्फ के इस विशाल खंड से नष्ट हो गए। डू गुई ने बिजली से चमकते आसमान को देखकर भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर भारी भाव थे और उसने कहा, ये ठीक नहीं है। ये घटना बहुत ही असामान्य है। लगता है बादलों के ऊपर कुछ है। मैं अपने दिमाग से इसकी जांच करूंगा। गुरुजी, क्या हम अभी भी बैरियर सक्रिय नहीं कर रहे हैं? किम युन ने पूछा। बर्फ के इतने बड़े बड़े टुकड़े थे कि वे आंगन में गिर सकते थे, लेकिन बैरियर अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था। अब चूंकि राक्षसों का झुंड निकट आ रहा था, यदि अवरोध को नहीं खोला गया तो शक्तिशाली उड़ने वाले जानवर पूरे अकादमी को नष्ट कर सकते थे। ऊपर बादलों का निरीक्षण करते हुए डू गुई अचानक धीमी आवाज में चिल्लाया। उसका बूढ़ा चेहरा सदमे से भर गया और उसने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, बादलों के ऊपर कुछ है। इस समय अवरोध अचानक सक्रिय हो गया। अब मार्शल आर्ट्स अकादमी में बारिश और बर्फ की बौछारें नहीं गिर सकती थीं। हालांकि बाहर अभी भी भारी बारिश हो रही थी। मिरियड स्टार झील का पानी पहले ही उफान पर आ चुका था, जिससे बीच का द्वीप धीरे धीरे डूब रहा था। किन युन ने जल्दी से पूछा, यह क्या है? क्या इसकी वजह से बारिश और बर्फ बनी है? ये होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। यह एक जानवर जैसी मार्शल आत्मा होनी चाहिए, जिसमें बर्फ और पानी की मार्शल आत्मा के साथ साथ थंडर मार्शल आत्मा की आभा भी हो। जो जानवर उड़ सकते हैं, उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया है। हालांकि डू गुई का चेहरा सदमे से भरा था, उसे कोई डर नहीं लगा। किन युन मन ही मन घबरा गया। दरअसल एक शक्तिशाली जानवर था जो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था। इसके अलावा उसमें एक खास स्तर की बुद्धि भी थी। वह जानता था कि इंसानों द्वारा बनाए गए किले पर हमला करने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल कैसे किया जाए। डू गुई ने आकाश की ओर देखा और अचानक चिल्लाया, ये प्रकट हो गया है। किन युन भी बिजली से भरे काले बादलों को देख रहा था। डू गुई के चिल्लाने के बाद काले बादल और भी तेजी से मंथन करने लगे, क्योंकि एक विशालकाय छिपकली जो उड़ सकती थी काले बादलों से निकल आए। काली छिपकली के एक जोड़ी पंख थे, शरीर पर काले शल्क थे और एक जोड़ी बैंगनी आंखें थीं। उसके आगे के पैर छोटे थे और पिछले पैर दो बड़े और शक्तिशाली थे जिनमें नुकीले पंजे थे। यह क्या है? किन युन की आवाज डर से भरी हुई थी। मुझे नहीं पता। डू गुई ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। काली छिपकली के 20 से 30 मीटर लंबे पंख चमगादड़ के पंखों जैसे थे, जो जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे, जिससे विशाल छिपकली का शरीर ऊपर उठ रहा था। बर्फ का टुकड़ा स्टार जुआन वू अकादमी की सीमा के पीछे गिरा और टूटकर उड़ गया। दुष्ट प्राणी, यहाँ से दूर हो जाओ। एक भयंकर श्राप निकला। स्टार जुआन वू अकादमी के केंद्र से एक सुनहरी आकृति उड़ी। सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला एक सुनहरा लंबा कोड़ा पकड़े आकाश में दौड़ी और बेरहमी से उस राक्षस पर वार किया। पाओ! चाबुक की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी, जिससे जोरदार शोर हुआ। इससे धरती हिल गई और साथ ही एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिसने पूरी स्टार जुआन वू अकादमी को रोशन कर दिया। हवा में उड़ते हुए राक्षस ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और 1000 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और भाग गया। ये दादी सचमुच अद्भुत हैं। किन युन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सुनहरी आकृति को धीरे धीरे नीचे उतरते देखा। वह हमारी प्रिंसिपल हैं, वाकई बहुत ताकतवर और सख्त हैं। हमारे टीचर्स को भी अक्सर उनसे डांट पड़ती है। डू गुई हंसा। अब वह काफी सहज था। धीरे धीरे बारिश कम हो गई। काले बादल छट गए और आकाश एक बार फिर तारों से भर गया, जिससे मिरियड स्टार झील जगमगा उठी। स्टार जुआन वू अकादमी पर छाया भय और धुंध भी इसके साथ ही छट गया। स्टार जुआन वू अकादमी के बीचों बीच दर्जनों मंजिला एक मीनार है। मीनार का ऊपरी हिस्सा रोशनी से जगमगा रहा था। जब डू गुई ने उसे देखा तो उसने किन युन से कहा, प्रधानाचार्य सभी शिक्षकों को बुला रहे हैं। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। अभी एकांत में मत जाओ, बस मेरे वापस आने का इंतजार करो। किन युन ने सिर हिलाया और खजाने के जंगल से निकलकर स्टार जुआन वू अकादमी के केंद्र में आ गया। इलाके के बीचों बीच कई सार्वजनिक जगहें थीं, जैसे कोलोसियम, अकादमिया, जुआन पॉइंट शॉप, क्रिस्टल कॉइन शॉप और कई अन्य दुकानें। इसलिए ये काफी चहल पहल वाली जगह थी। बर्फबारी के बावजूद वह जगह तबाह नहीं हुई। दुकान के प्रभारी सभी लोग साधना में बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए अगर वे उड़कर बर्फ के विशाल टुकड़े को टुकड़े टुकड़े भी कर दें तो भी वे बच सकते थे। अन्य क्षेत्रों की इमारतें नष्ट हो चुकी थीं, उनमें से अधिकांश छात्र आवास थे, इसलिए वे अब यहाँ होटल में भी थे। किन युन जुआन वू अकादमी के ब्लॉक के केंद्र में पहुंचकर अकादमी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। यह 9 मंजिला एक चौकोर पत्थर का टावर था और बेहद मजबूत दिख रहा था। अकादमी में ढेर सारी किताबें थीं और हर अलमारी में एक खास क्रिस्टल लगा था जो आसपास की तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकता था। अगर कोई किताब तोड़ता या चुराता तो तुरंत पता चल जाता, उसे कड़ी सजा दी जाती या यहाँ तक कि उसे स्कूल से निकाल भी दिया जाता। अकादमी बहुत बड़ी थी, कुल 9 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर सैकड़ों लंबी किताबों की अलमारियां थीं।
अंदर घुसते ही किन यून का सिर भारी हो गया। जो कर्मचारी अभी भी यहाँ थे वे सभी बुजुर्ग लोग थे जो विभिन्न क्षेत्रों से परिचित थे जहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें संग्रहित की जाती थीं। किन यून ने इधर उधर पूछताछ की और मार्शल स्पिरिट ज्ञान से जुड़ी किताबों का पता लगाया। फिर वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा और उस जगह पहुंचा। उसे मार्शल स्पिरिट ज्ञान से जुड़ी किताबों से भरी एक अलमारी मिली। किन यून ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। उसका दिमाग तेज था और वह एक नज़र में पूरा पन्ना पढ़ सकता था। वह जो जानना चाहता था उसे ढूंढते हुए उसने पढ़ी हुई तमाम जानकारियां याद कर लीं। यदि वह आत्मा शोधन की कला में निपुण होना चाहता था तो उसे बड़ी संख्या में मार्शल स्पिरिट के बारे में भी ज्ञान की आवश्यकता होगी। यहाँ की मार्शल स्पिरिट पुस्तकों में सभी प्रकार की मार्शल स्पिरिटों का रिकॉर्ड था, साथ ही उनका गहन वर्णन भी था। किन यून कुछ दिनों तक उस क्षेत्र में रहा। वह लगातार किताबें पलटता रहा और अत्यंत एकाग्रचित अवस्था में पहुंच गया। उसे समय बीतने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। मार्शल स्पिरिट्स पर सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली। तो मेरी रहस्यमयी मार्शल स्पिरिट को डार्क सन मार्शल स्पिरिट कहा जाता है। ये रहस्यमयी आंतरिक ऊर्जा को मुक्त कर सकती है और इसका उपयोग ऊर्जा को शीघ्रता से विघटित और अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है। आंतरिक शक्ति किसी व्यक्ति को अंधकार में भी छिपा सकती है। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली बात यह है कि यह शक्तिशाली निदर्शन ज्वालाएं छोड़ सकती है। ग्रंथों के अनुसार ये ज्वाला, जो ज्वालाओं में सबसे शक्तिशाली है, सब कुछ शीघ्रता से भस्म कर सकती है। जब किन यून को अपनी मार्शल स्पिरिट की बेहतर समझ हो गई तो वह काफी शांत हो गया। इसके अलावा यह मार्शल स्पिरिट कलाकृतियों को गढ़ने में उसके लिए बहुत मददगार साबित हुई। स्टार जुवान वू अकादमी में मार्शल स्पिरिट्स के बारे में बहुत जानकारी है। मुझे यूमेई की मिरर मार्शल स्पिरिट के बारे में भी जानकारी मिली है। अगर वह मिरर मार्शल स्पिरिट को और मजबूत बना ले तो वह कई तरह की मार्शल स्पिरिट्स की नकल कर पाएगी। इसके अलावा वह मिरर से मार्शल स्पिरिट्स भी निकाल पाएगी। किन यून अकादमी से बाहर निकला और चलते समय विचार करता रहा। स्टारसन ट्रेजर ट्री पर लौटते हुए उसने डू गुई को अपने पेड़ के छेद में इंतजार करते देखा। बच्चे, तुम कहाँ भाग गए थे? मैंने कहा था कि मेरे लौटने का इंतजार करो। क्या तुम छात्राओं के साथ संबंध बनाने गए थे? जब डू गुई ने देखा कि किन यून वापस आ गया है तो उसने मुस्कुराते हुए डांटा। किन यून ने झट से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अकादमी गया था। गुरुजी, मीटिंग कैसी रही? डू गुई ने कहा, राक्षसों का झुंड पहले ही प्रकट हो चुका है। चूंकि हमें असंख्य तारा झील का संरक्षण प्राप्त है इसलिए जमीन पर रहने वाले जानवर यहाँ नहीं आ सकते। आकाश में उड़ने वाले जानवर यहाँ से गुजरने की हिम्मत न जुटाकर रास्ता बदल लेते हैं। किन यून थोड़ा घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अकादमी में पढ़ाई करते हुए बिताए कुछ दिनों में जानवरों का झुंड वहां आ जाएगा। डू गुई ने आगे कहा, हमारी प्रधानाचार्य बहुत जानकार हैं। उन्होंने हमें बताया कि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला से आने वाले सभी जानवर जादुई जानवर हैं। इनमें भूत प्रेत और खूंखार जानवर भी शामिल हैं। अगर ये कोई सामान्य राक्षस जानवर होता तो ये सभी खूंखार नहीं होते। कुछ राक्षस जानवर काफी मानवीय होते हैं और वे इंसानों पर हमला करने की जहमत भी नहीं उठाते। जहाँ तक जादुई जानवरों की बात है वे अतुलनीय रूप से क्रूर होते हैं और इंसानी मांस के शौकीन होते हैं, खासकर ताकतवर इंसानों को खाकर वे अपनी ताकत और बढ़ा सकते हैं। अकादमी में किन यून ने जानवरों से जुड़ी कोई किताब नहीं पढ़ी थी। उसने सिर हिलाकर कहा, कुछ राक्षसी जानवर हैं जो साधना के जरिए मानव रूप धारण कर सकते हैं। कुछ राक्षसी जानवर इंसान बनने की चाहत रखते हैं और उन्हें डर है कि दूसरों की हत्या करने पर उन्हें स्वर्ग से सजा मिलेगी। डिंग तियानचुन ने उसे यही बताया था। डू गुई को कुछ आश्चर्य हुआ और उसने कहा, लगता है तुम्हें राक्षस जानवरों के बारे में काफी कुछ पता है। कोई भी किताब इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देगी क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग राक्षस जानवरों से बहुत नफरत करते हैं। लगभग सभी जानवर जो दिखाई दिए हैं जादुई जानवर हैं। हालांकि उजाड़ भूमि में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं इसलिए उनके पास क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में कई शक्तिशाली राक्षस जानवर भी हैं जिनके पास अब जीवित रहने के लिए जगह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अभी तक मानव मांस भी नहीं खाया है इसलिए वे यहाँ आ गए हैं। दरअसल ये जानवरों का एक झुंड था जो राक्षसों के वीरान इलाके से आया था। वे लंबी यात्रा करके यहाँ आए थे इसलिए अगर उन्हें कई दिनों तक खाना न मिले तो वे और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। मुझे डर है कि यह इंसानी मांस खाने जितना आसान नहीं है। जादुई जानवरों के इस बड़े समूह में एक खास तरह की बुद्धि है। शायद क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में कुछ ऐसा है जो उन्हें आकर्षित कर रहा है। किन यून को लगा कि इसका अमर कब्रिस्तान से कुछ लेना देना हो सकता है। डू गुई ने कहा, ऐसा भी अनुमान है। संक्षेप में, अगर हमें अभी बाहर जाना है तो हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। उसने क्रिस्टल से बना एक कार्ड निकाला और किन यून को थमा दिया। उसने कहा, ये तुम्हारा जुवान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड है। बस इस पर खून की एक बूंद टपका दो। इसके बाद एक जानवर शिकार परीक्षण होगा। स्टार जुवान वू अकादमी के कुछ पुराने लोगों को उनका अध्ययन करने के लिए शक्तिशाली जादुई जानवरों की जरूरत है। तुम जाकर एक अच्छा साथी ढूंढ सकते हो, कुछ जानवरों का शिकार कर सकते हो और उन्हें एक निश्चित संख्या में जुवान पॉइंट्स के बदले में बदल सकते हो। किम यून ने क्रिस्टल कार्ड लिया और खून टपकाया। डू गुई ने आगे कहा, बाहर का माहौल बहुत कठोर होगा इसलिए मार्शल आर्ट्स अकादमी आपको आसानी से बाहर नहीं जाने देगी। आपको मूल्यांकन पास करना होगा और प्रवेश टोकन प्राप्त करना होगा ताकि आप स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर जा सकें। अध्याय 202। जब डू गुई ने देखा कि किम यून कोई कदम उठाने वाला है तो वह हंसा और बोला, जाने की इतनी जल्दी मत करो।
जब हम शिक्षक बाहर जाकर स्थिति की जांच करेंगे तब तुम नौजवानों को यहाँ अपनी टीम बना लेनी चाहिए और विभिन्न रणनीतियों से परिचित हो जाना चाहिए। जाने से पहले ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अब मैं अपने साथियों की तलाश में जाऊंगा। किन यून को अचानक कुछ अफसोस हुआ। जी वुफेंग और उनकी टीम अभी गई थी। अगर वे यहाँ होते तो एक बहुत ही मजबूत टीम बनाते। बहन फेलिंग भी बहुत ताकतवर हैं। मैं सबसे पहले उन्हें ढूंढने जाऊंगा। खजाने के जंगल से निकलकर वह स्टार जुवान वू अकादमी के केंद्रीय क्षेत्र की ओर दौड़ा। इस क्षेत्र के मध्य में कई छात्र पहले से ही 3 से 5 के समूहों में इकट्ठा होकर छोटी छोटी टोलियां बना चुके थे। मेन फीलिंग ने पहले ही किन यून के लिए अपना संपर्क विवरण छोड़ दिया था और बताया था कि वह अकादमी के मध्य भाग में स्थित एक रेस्टोरेंट में ठहरी हुई है। रेस्टोरेंट का नाम स्टारफॉल रेस्टोरेंट था। ये दर्जनों मंजिला था और अंदर बाहर से बेहद शानदार ढंग से सजाया गया था। किन यून एक कमरे में आया और दरवाजा हल्के से खटखटाया। उसने कहा, बहन फेलिंग, मैं किन यून हूँ। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खोला। छोटे भाई यून, तुम आखिरकार मुझे ढूंढने आ ही गए। मेन फेलिंग ने एक ढीला बैंगनी लबादा पहने हुए एक चुलबुली मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने झट से किन यून को अंदर खींच लिया। जब किन यून को अंदर खींचा गया तो उसने देखा कि कमरा अपेक्षाकृत छोटा था। वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही उपयुक्त था और बेहद साफ सुथरा था। रखी हुई चीजें बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही सुंदर और सुरुचिपूर्ण लग रही थीं। बहन फेलिंग, आप इतनी छोटी जगह में रहती हैं। किन यून एक नर्म बिस्तर पर बैठे हुए चारों ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला। मेन फेलिंग ने आह भरी, मैं स्टारसन ट्रेजर ट्री में तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता हूँ। हम जैसे गरीब छात्रों के लिए हम सब अपना खाना पीना और अपना जीवन यापन करते हैं। और तो और जानवरों का ज्वार आ गया है, इसलिए अकादमी ने बैरियर को सक्रिय करने के लिए और भी ज्यादा क्रिस्टल सिक्के खर्च किए हैं। भविष्य में हमारी स्कूल फीस भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। बोलते बोलते उसने अपने शरीर पर से ढीला बैंगनी वस्त्र उतार दिया, जिससे उसकी एक ज्वलंत श्वेत आकृति प्रकट हुई। उसके सुंदर जैड जैसे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर बस कुछ ही कपड़े के टुकड़े लिपटे हुए थे। क्या यह अच्छा लग रहा है। मेन फेलिंग ने देखा कि किन यून शर्मा रही थी और खिलखिला रही थी। बहन फेलिंग, आप बहुत ज्यादा बोल्ड हैं। किन यून ने अपना सिर घुमाने से पहले एक शर्मिंदा मुस्कान दी। मेन फेलिंग उसके पास गई और बिस्तर से एक हल्के हरे रंग का कवच उठा लाया। उसने धीरे से उसे पहना और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे तुम्हारे सामने यूं ही पहने हुए थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करोगे। उसने अपना कवच पहना, बाल बांधे और चमड़े के जूते पहन लिए। इससे वह और भी आकर्षक, वीर और थोड़ी ज्यादा सुंदर लग रही थी। बड़ी बहन फेलिंग, आपका मेन परिवार भी बहुत रहस्यमयी है। ऐसा लगता है कि आप एक बहुत शक्तिशाली शक्ति को छुपा रही हैं। किन यून ने जिज्ञासावश कहा। मेन फेलिंग ने अकादमी में प्रवेश किए हुए कुछ ही समय हुआ था और वह पहले ही 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। इसमें निश्चित रूप से मेन परिवार का समर्थन था। इसके अलावा मेन परिवार का दानव राजा वास्तव में उस व्यक्ति को जानता था जिसने सोलर शेक पाउडर को परिष्कृत किया था। मैं शेक ही नहीं बघार रही हूँ। हमारा मेन परिवार तुम्हारे किन परिवार से भी पुराना परिवार है। बात बस इतनी है कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते, इसलिए हम कम ही दिखाई देते हैं। मेन फीलिंग ने अपनी कलाई पर पड़ा स्टोरेज ब्रेसलेट हिलाया और हंसते हुए बोली, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। तुम मुझे इतनी आसानी से स्टोरेज ब्रेसलेट दे सकते हो। तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मैंने वादा किया था कि मैं अपना शरीर देकर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। किन यून ने कहा, उस बारे में। बड़ी बहन फेलिंग, आपके मेन परिवार को राक्षस और शैतान जानवरों से निपटने में बहुत अनुभव होना चाहिए। मुझे बहुत सारे जुबान पॉइंट इकट्ठा करने हैं और मुझे अभी आपकी मदद चाहिए। हम एक छोटी सी टीम बनाकर जादुई जानवरों का शिकार करने निकलेंगे। कैसा रहेगा। मेन फेलिंग ने आईने में देखा और अपने मनमोहक जैड चेहरे को छूकर हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे इसीलिए ढूंढने आए हो। चलो दूसरे सदस्यों से मिलते हैं। वे सभी 7वें स्तर के मार्शल बॉडी साधक हैं और उनकी शक्ति ठीक ठाक है। उनमें से एक जोड़ा हमारे मेन परिवार का भी अनुयायी है। मेन फेलिंग ने दरवाजा खोला और किन यून को रेस्टोरेंट से बाहर ले गया। वे सड़क पर चलते हुए मध्य क्षेत्र के पश्चिम की ओर चल पड़े। वहाँ एक बड़ा सा चौक था। प्लाजा छात्रों से भरा हुआ था। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि यह मूल्यांकन के लिए था। रास्ते में मेन फीलिंग ने किन यून से कहा, मुझे पहले ही 3 अन्य साथी मिल गए हैं। उनमें से एक 30 साल का जोड़ा है। बस उन्हें भाई ली और बहन ली कहो। वे 8वें स्तर के मार्शल बॉडी में प्रवेश करने वाले हैं। वे भी यहाँ के पुराने छात्र हैं और कई युद्धों से गुजरे हैं। दूसरा साथी लगभग 20 साल का एक युवक था जिसका नाम यूजेन था, जो बड़े भाई ली और बड़ी बहन ली के एक दोस्त का बेटा था। किन यून ने सिर हिलाया। अब उसे अपने साथियों की कुछ समझ हो गई थी। उनमें से बड़े भाई ली और बड़ी बहन ली भरोसेमंद थे क्योंकि वे मेन परिवार के शाखा परिवार से थे। चौक के बाहर पहुंचकर मेन फीलिंग ने भाई ली और बहन ली को जल्दी से देखा। उन्होंने धूसर रंग का हल्का कवच पहना हुआ था और साधारण से दिख रहे थे। वे बहुत ही साधारण लग रहे थे और उन्होंने किन यून का स्वागत एक नेकदिल मुस्कान के साथ किया। वे सभी मेन परिवार के वंशज थे, इसलिए उनकी नज़र में युवराज किन यून का दर्जा बहुत ऊंचा था। बूढ़ी ली, आंटी ली, यूजेन की पृष्ठभूमि क्या है? वह कितना ताकतवर है? मेन फेलिंग ने पूछा। हमें भी नहीं पता, जब हम उसे देखेंगे तभी पता चलेगा। बड़े भाई ली का चेहरा चौकोर है और वे बहुत ईमानदार दिखते हैं। वह वहाँ है। बहन ली ने चौक के बाहर एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ के नीचे एक आलीशान कपड़े पहने युवक खड़ा था। ये युवक यूजेन था।
उसका चेहरा लंबा और पतला था और वह काफी सुंदर था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। वह इधर उधर देख रहा था और जब उसने मिंग फी लिंग और बाकी लोगों को देखा तो वह वहां से नहीं हटा। चलो चलें, लगता है उसे ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में रहना पसंद नहीं है। फिर वह वहां चला गया। मिंग फी लिंग ने हल्के से सूंघा और उसके पीछे चली गई। ये जूनियर बड़े भाई ली और बड़ी भाभी ली को नमस्कार कर रहा है। यह जरूर दानव राजा की जागीर से मिस मिंग होगी। हालांकि यूजेन बहुत विनम्र दिख रहा था, लेकिन उसका सम्मानजनक अभिवादन बहुत अजीब लग रहा था। बड़े भाई ली और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। यूजेन ने किन यूं की ओर देखा और भौहें चढ़ाकर कहा, हमारी टीम में एक बच्चा क्यों है? वह कौन है? किन यून ने सफेद खुरदुरे जानवर की खाल से बना कपड़ा पहना हुआ था। देखने में तो ये सस्ता लग रहा था, लेकिन अंदर हल्के फुल्के अक्षरों से लिखा होने के कारण ये बहुत महंगा था। मैं किन यून हूँ। यूजेन दंग रह गया। उसने किन यून को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम जरूर सुना था। यहाँ बहुत कम लोग थे जिन्होंने किन यून के बारे में कभी नहीं सुना था। किन यून के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की अफवाहें थीं और ज्यादातर नकारात्मक ही फैलीं। अगर कोई किसी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह रखता है और ईर्ष्या से भरा है तो उसे उस व्यक्ति के बारे में फैली नकारात्मक अफवाहों पर जरूर विश्वास करना चाहिए। यूजेन ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम उसे साथ ला सकते हो? हालांकि उसकी ताकत कम नहीं है, लेकिन हमारा सामना जादुई जानवरों से है, इसलिए हमें अपनी क्षमताओं का लगातार प्रदर्शन करना होगा। इसके अलावा वह कुछ अपरंपरागत तरीके अपना रहा है, इसलिए मुझे चिंता है कि कहीं वह हमें नीचे न खींच ले। क्या कहते हो? मेरे छोटे भाई यू ने 2 मार्शल बॉडी लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट क्यू यू और किन जेंगफे को हरा दिया है। अगर वह जादुई जानवरों से नहीं निपट पाया तो तुम उनसे लड़ते हुए मर ही जाओगे। मेंग फीलिंग ने नाराजगी से कहा। यूजिन ने किन यू को तिरस्कार से देखा और नाक भान से कोड़ी। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्यू यू और किन जेंगफेग ने उसकी चालों से सावधान नहीं रखा, इसलिए वह उनका फायदा उठा पाया। शक्तिशाली जादुई जानवरों के सामने ये बेकार है। भाभी ली ने कहा, चलो जब तक हम सब मूल्यांकन में पास न हो जाएं और अपनी अपनी योग्यताएं प्राप्त न कर लें तब तक इंतजार करें, उसके बाद ही इस बारे में दोबारा बात करेंगे। मूल्यांकन के दौरान सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। अगर वह पास हो जाता है तो कोई समस्या नहीं होगी। यूजिन ने परीक्षा चौक के बीचों बीच देखा और हंसते हुए कहा, यह सही है, शायद वह भी परीक्षा पास न कर पाए। क्या वह किन जेंगफेग से युवराज की उपाधि पाने में अपने पिता के अचानक प्रकट होने की वजह से ही सक्षम नहीं हुआ? किन यू को अंदाजा था कि यूजिन के अतीत में क्यू यू और उसकी कंपनी के साथ अच्छे संबंध थे, इसीलिए उसके मन में उसके प्रति इतना पूर्वाग्रह था। अगर बड़े भाई ली और आंटी ली न होते तो मेंग फे लिंग पागल हो जाती। उसने ये भी तय कर लिया था कि परीक्षा के बाद चाहे कुछ भी हो जाए वह यूजिन को इस टीम से बाहर कर देगी। किन यून ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे जादुई जानवरों के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके अलावा बाहर का माहौल बेहद घिनौना था। बाहर ज्यादा लोगों का होना कोई बुरी बात नहीं थी। जब वह बाहर के वातावरण से परिचित हो जाएगा तो उसके लिए अकेले बाहर जाना बहुत आसान हो जाएगा। किन यून, मेंग फीलिंग और उनकी कंपनी मूल्यांकन की तैयारी में जुट गए। मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत छोटी थी, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबसे पहले गति परीक्षण था, जिसमें एक छात्र को 100 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़नी थी। फिर एक शिक्षक द्वारा फेंके गए 100 पत्थरों से बचने की क्षमता दिखानी थी। बचने की प्रक्रिया के दौरान छात्र का शरीर पत्थरों को छू नहीं सकता था। इसके अलावा ये शक्ति परीक्षण भी था। इसमें 10 मीटर ऊंची एक बड़ी घंटी को अपनी मुट्ठी से बजाना होता था। परीक्षा देने वाले छात्रों में से कई 7वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में थे। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो परीक्षा का पहला दौर पास नहीं कर पाए। किन यून ने आराम नहीं किया क्योंकि परीक्षा उसके लिए भी आसान नहीं थी। कुछ समय पहले तक उसकी गति केवल 70 से 80 मीटर प्रति सेकंड थी। सौभाग्यवश वह कुछ दिन पहले से ही अपने मूवमेंट कौशल का अभ्यास कर रहा था। मुझे पहला राउंड पास कर लेना चाहिए। दूसरे और तीसरे राउंड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब पहले राउंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किन यून ने मन ही मन सोचा। परीक्षा के पहले चरण में गति को इसलिए रखा गया था ताकि छात्रों की भागने की क्षमता का आकलन किया जा सके। भागने की प्रक्रिया में गति बेहद महत्वपूर्ण थी, कम से कम 100 मीटर प्रति सेकंड की विस्फोटक गति के साथ। अगर उनका सामना किसी शक्तिशाली जादुई जानवर से भी होता तो भी वे उससे बचकर निकल सकते थे। जल्द ही बड़े भाई की बारी आई। स्पीड टेस्ट के दौरान उन्होंने एक झटके में 100 मीटर की दूरी तय कर ली और परीक्षा का पहला राउंड सफलतापूर्वक पास कर लिया। बचाव क्षमता परीक्षण के दूसरे दौर में वह उसी तरह अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से बच सकता था। परीक्षा के तीसरे दौर में जब उसने अपनी मुट्ठी से विशाल घंटी पर प्रहार किया तो उसके चेहरे पर एक सुकून था। वह तीनों राउंड बहुत आसानी से पास कर पाया। 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के छात्रों में उसे बहुत उत्कृष्ट माना जा सकता था। केवल 8वें स्तर के मार्शल बॉडी वाले ही उसके जितना आसान थे। जब किन यून ने भाई ली की ताकत देखी तो वह मन ही मन प्रभावित हुआ। उसके बाद भाभी ली आईं। वह बड़े भाई ली जैसी थीं, दिखने में तो बहुत अच्छी थीं और आसानी से परीक्षा पास कर गईं। किन यून ने मूल्यांकन के दौरान केवल उनकी ताकत देखी थी और उनकी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। अगला था मेंग फे लिंग। उसका सबसे मजबूत पक्ष उसका गतिशीलता कौशल था, इसलिए पहले राउंड में कोई रहस्य नहीं था। चुड़ैल मेंग वाकई बहुत शक्तिशाली है। उसने अभी अभी 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में प्रवेश किया है। उसकी गति 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के कुछ पुराने छात्रों से भी तेज है। उसकी गति तेज है,
इसलिए परीक्षण से बचना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि एकमात्र चीज जो उसे रोक सकती है वह है अंतिम परीक्षा। सब चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक किसी ने देखा कि किन यून भी कतार में खड़ा है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये किन यून नहीं है? ये राक्षसी चुड़ैल के पीछे खड़ा है। क्या ये राक्षसी चुड़ैल के साथ मिलकर कोई टीम बनाना चाहता है? अध्याय 203। सभी को बस इतना पता था कि किन यून का 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में साधना केंद्र है और उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपनी आंखों से कभी किन यून को क्यू यू और किन जेनफेंग को हराते नहीं देखा था। बाहर किन यून की ताकत के बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ लोगों का कहना था कि उसके पास 8वें स्तर के मार्शल बॉडी को हराने की ताकत थी, जबकि कुछ का कहना था कि उसने किस्मत से जीत हासिल की थी। लेकिन ऐसी भी अफवाहें थीं कि उसने अप्रकाशित राक्षसी तकनीकों के सहारे जीत हासिल की थी। कुछ लोग तो तीनों अफवाहों पर यकीन कर रहे थे। अब जबकि किन यून यहाँ परीक्षा दे रहा था, छात्र इस प्रभावशाली व्यक्ति की असली ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते थे। तियान किन महल के मुख्य हॉल में हुई घटना के बाद से किन यून की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। चाहे जो भी हो, उसने 8वें स्तर के मार्शल बॉडी के 2 प्रतिभाशाली क्यू यू और किन जेनफेंग को हरा दिया था। इतना ही नहीं, उसके पास एक भयानक स्वर्गीय सिंह का हाथ भी था। क्यू यू कभी स्टार जुवान वू अकादमी में एक मशहूर हस्ती हुआ करता था और यहाँ उसके कई दोस्त थे। अब क्यू यू के अपंग हो जाने के कारण उसके दोस्त उसके साथ समय नहीं बिता पाते थे, इसलिए वे सभी क्यू यून से बहुत नफरत करते थे। यह आकलन निश्चित रूप से किन यून के असली चेहरे को उजागर करेगा। उसके इतने शक्तिशाली होने का कारण शायद ये है कि उसके पिता ने उसे अस्थायी रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक गोली दी थी। वह इसे केवल तियान किन महल के मुख्य हॉल में थोड़े समय के लिए ही प्रदर्शित कर पाया था। राजकुमार क्यू यू बहुत दयनीय है। उसे इसी तरह के आदमी ने फंसाया था। वह सिर्फ 16 साल का है और उसमें जियाओ यूमेई जैसी प्रतिभा नहीं है। उसके पास तो मार्शल स्पिरिट भी नहीं है, तो वह किन जेन फैंग और क्यू यू को कैसे हरा सकता है, जो दोनों 8वें स्तर के मार्शल बॉडी पर हैं? बस सोचकर ही आप बता सकते हैं कि उसने जरूर कोई धूर्त तरीका अपनाया होगा। क्यू यू के साथ अच्छे संबंध रखने वाले सभी लोग शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग थे। जब वे ऊंची आवाज में बोल रहे थे तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनका खंडन कर सके। यूजेन, जो किन यू के बगल में था, ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुमने सुना? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूँ, लेकिन तुम्हारी ताकत को शुरू में सभी ने मान्यता नहीं दी थी। किन यून उदासीन लग रहा था। वह समझ सकता था कि ज्यादातर लोग उससे ईर्ष्या करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शियाओ युएलन से शादी कर पाया था। इसके अलावा स्टार जुवान वू अकादमी में उसकी रक्षा के लिए मेंग फेलिंग, एक अद्वितीय जादूगरनी, मौजूद थी। वेंग, घंटी बजते ही मेंग फीलिंग की घंटी बज गई। उसने परीक्षा का तीसरा दौर पास कर लिया था और स्टार जुवान वू अकादमी में बेरोक टोक आने जाने का पास हासिल कर लिया था। इससे पहले उसने किन यू के बारे में कई अफवाहें और बदनामी सुनी थी। वह मन ही मन क्रोधित थी और उम्मीद कर रही थी कि किन यू अच्छा प्रदर्शन करेगा। अब परीक्षण की बारी यूजेन की थी। यूजेन की उपस्थिति और उसके भड़कीले कपड़े, साथ ही उसकी सुंदर तलवार म्यान ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या ये यू परिवार का यूजेन नहीं है? स्वर्ग यू परिवार के साथ है और यह टाइगर सोल अभिजात वर्ग का कबीला है। ऐसा कहा जाता है कि यू परिवार के हर प्रत्यक्ष वंशज में एक अच्छी टाइगर मार्शल स्पिरिट होती है। उनकी मार्शल स्पिरिट विंड टाइगर है। मुझे लगता है कि यह प्लेटिनम रैंक की है। ऐसा लग रहा है कि उसकी गति बहुत अच्छी होगी। सब लोग प्रशंसा से चिल्लाने लगे। आखिरकार यह एक दुर्लभ प्लेटिनम बीस्ट मार्शल स्पिरिट थी। ज्यादातर लोग तो इससे सिर्फ ईर्ष्या ही करेंगे। खुले चौक के बीच में कुछ लोग एक कतार में खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, शुरू करो। कुछ ही देर में यूजेन और एक अन्य मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति 100 मीटर दूर एक स्टॉल पर खड़े थे, जो ये दर्शाता था कि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। बचाव परीक्षण के दौरान यूजेन से 50 मीटर दूर खड़ा बूढ़ा आदमी अपनी टोकरी से मुट्ठी भर पत्थर निकालता और पागलों की तरह उसे फेंकता। कभी वह एक पत्थर फेंकता, कभी कुछ, कभी एक दर्जन भी। यूजेन ने गर्व से भरे भाव के साथ आसानी से हमले को टाल दिया। जब बूढ़े की टोकरी में रखे 100 पत्थर पूरी तरह से गिर गए तो वह आसानी से दूसरा दौर भी पार कर गया। उसने परीक्षा के दोनों चरणों में सभी की प्रशंसा प्राप्त की, जिससे उसे और भी अधिक गर्व हुआ। तीसरे राउंड में चौक शांत था और हर कोई यूजेन को घूर रहा था। यूजेन हल्के से घंटी के बीच में कूदा और उसकी तरफ एक मुक्का मारा। हालांकि उससे कोई बजने की आवाज नहीं आई, बस हल्की सी टकराने की आवाज आई। यूजेन घंटी बजाने में असमर्थ था। इससे सभी लोग अवाक रह गए। हालांकि भीड़ की नजर में यह एक सामान्य बात मानी जा सकती थी, क्योंकि 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में जिन लोगों का परीक्षण किया जाना था, उनकी संख्या के कारण 10 में से 5 लोग बड़ी घंटी बजाने में असमर्थ थे। यह विशाल घंटा एक आत्मिक कलाकृति भी थी। ये किसी भी युद्ध कलाकार के शक्तिशाली प्रहारों को झेल सकता था। अगर किसी की आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल न हो तो उस पर प्रहार करना असंभव होता। गुरुजी, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मैंने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। यूजेन इतना शर्मिंदा था कि उसे पसीने आ रहे थे, क्योंकि आसपास के छात्र लगातार उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब वह परीक्षा पास नहीं कर पा रहा था। बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम राक्षसी जानवरों से लड़ो और अपनी पूरी ताकत नहीं लगाओगे तो नतीजा सिर्फ मौत ही होगी। दूसरा मौका नहीं है, तुम हार जाओगे। जब यूजेन ने देखा कि भीड़ उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रही है तो वह आग बबूला हो गया। वह परीक्षा स्थल से बाहर चला गया, लेकिन वहां से नहीं गया।
वह किन यून की परीक्षा देखना चाहता था। किन यून ने अखाड़े में प्रवेश करने के बाद यूजेन जैसा ही कुछ किया। इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वे गौर से देख रहे थे। शुरू करो। जब बड़े ने चिल्लाकर कहा कि मैच शुरू होगा तो किन यून और कुछ अन्य छात्र अचानक बाहर निकल गए। किन यून की गति तेज नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह 1 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर सकता था। इन छात्रों में से सिर्फ वही ऐसा कर पाया। निर्णय देने वाले शिक्षक में अद्भुत विवेकशीलता थी। अगर कोई योग्यता से जरा भी चूक जाता तो भी वह उसे भांप लेते थे। किन यून ने गति परीक्षण पास कर लिया है, शिक्षक चिल्लाया। किन यून ने राहत की सांस ली। मूल्यांकन के तीनों चरणों में उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वह स्पीड टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी गति को बहुत तेज नहीं माना गया था। पहले कई लोगों ने कसम खाई थी कि किन यून परीक्षा का पहला दौर पास नहीं कर पाएगा। अब वे सब चुप थे। ये जानना जरूरी था कि 7वें स्तर के मार्शल बॉडी के केवल आधे छात्र ही परीक्षा पास कर पाए। उनमें से ज्यादातर गति की परीक्षा के दौरान ही बाहर हो गए। उसके बाद किन यून परीक्षा के दूसरे दौर में था। उसे एक शिक्षक द्वारा फेंके गए पत्थर से बचना था। यह उसके लिए बेहद आसान था। परीक्षण से बचने की क्षमता संवेदन और प्रतिक्रिया करने की क्षमता के समतुल्य थी। यदि कोई यह पता लगा सके कि वे पत्थर किस रास्ते से आए हैं तो उसका शरीर शीघ्रता से समन्वय स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। उसकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी, इसलिए वह तुरंत भांप गया कि पत्थर किस रास्ते से उड़कर ऊपर आया है और वह समय रहते उससे बचने में सफल रहा। उस पर लगातार 100 पत्थर फेंके गए। किन यून ने बाएं दाएं आसानी से सबको चकमा दे दिया। वह परीक्षा का दूसरा चरण पास कर चुका था। परीक्षा के इन 2 चरणों में व्यक्ति की नींव की भी कड़ी परीक्षा होती है। अगर किसी में एक निश्चित स्तर की क्षमता नहीं होती तो वह निश्चित रूप से बाहर हो जाता। तीसरा राउंड भी वह था जिसमें यूजेन असफल रहा था। यूजेन ने ये देखकर दांत पीस लिए। अगर किन यून परीक्षा का पहला दौर पास कर भी गया तो उसे बहुत अपमानित होना पड़ेगा। इससे पहले उसने किन यून को नीचा दिखाया था और कहा था कि किन यून परीक्षा पास नहीं कर पाएगी। किन यून, अपनी पूरी ताकत लगाओ। इस तरह की परीक्षा का हर साल सिर्फ एक ही मौका होता है। अगर तुम इस बार पास नहीं हो पाए तो तुम्हें अगले साल तक इंतजार करना होगा। अगर तुम पास नहीं हुए तो इसका मतलब है कि तुम 1 साल तक स्टार जुवान वू अकादमी से बाहर नहीं जा पाओगे जब तक कि तुम्हें निकाल न दिया जाए। मीन फीलिंग बगल से चिल्लाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चिंतित थी कि किन यून अपनी ताकत छिपाने का अवसर खो देगा। सभी ने मन ही मन सिर हिलाया। अगर वे परीक्षा पास नहीं कर पाए तो उन्हें 1 साल तक मार्शल आर्ट्स अकादमी में ही रहना होगा। वे बाहर नहीं जा सकते थे और संसाधन भी नहीं जुटा सकते थे। उनकी साधना की गति बहुत धीमी हो जाएगी। स्टार जुवान वू अकादमी अपने छात्रों की खातिर ऐसा कर रही थी। बाहर जादुई जानवर बेकाबू होकर घूम रहे थे। अगर किसी में एक खास स्तर की ताकत नहीं होती तो वह भाग नहीं पाता। उनके लिए बस मौत ही एक रास्ता बचता था। इस समय जिस क्षेत्र में मनुष्य सक्रिय थे वहां बड़ी संख्या में जादुई जानवरों का कब्जा था। इसका मतलब था कि मनुष्यों की संख्या कम होगी और प्रतिभाशाली लोगों की संख्या भी कम होगी। इसलिए ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस सहित सभी मार्शल अकादमियों ने छात्रों के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जब तक कि उनमें परीक्षा पास करने लायक एक निश्चित स्तर की ताकत न हो। किन यून ने गहरी सांस ली और अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली। वह स्वर्गीय सिंह की भुजा की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। अगर मुझे जल्दी से जुबान पॉइंट हासिल करने हैं तो मुझे एक पास लेना होगा जिससे मैं बिना किसी रुकावट के यहाँ से निकल सकूं, वरना मैं इतने कम समय में 8वें स्तर के मार्शल बॉडी में कदम नहीं रख पाऊंगा। जब सभी ने किम यून की गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो वे चौंक गए। इसके बाद किम यून को अपनी ताकत का परीक्षण करना था। अफवाहें सच थीं या नहीं, इसका खुलासा होने वाला था। इस तरह की परीक्षा किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की असली ताकत की सबसे अच्छी परीक्षा होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि विशाल घंटी को बजने से पहले कितनी ताकत सहन करनी होगी। इसलिए विशाल घंटी पर प्रहार करते समय व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ती थी। यूजेन ने कहा, हम नाटक कर रहा है क्योंकि मैं भी परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हूं तो वह भी निश्चित रूप से पास नहीं होगा। 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में जो लोग परीक्षा पास करते हैं वे ज्यादातर बहुत लंबे समय तक साधना करते हैं। जो लोग मेरी तरह बस आगे बढ़े थे उनकी नींव कमजोर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे घंटी नहीं बजा सकते थे। भाई यू सही कह रहे हैं। यही कारण है 7वें स्तर के युवा मार्शल बॉडी जीनियस आखिरकार अल्पसंख्यक हैं। इसलिए सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे परीक्षा पास नहीं कर सकते। कुछ समय तक गोल्डन बोन्स में प्रशिक्षण लेने के बाद हम निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। नायक एक जैसा सोचते हैं। बाकी 7वें स्तर के मार्शल बॉडीज जो परीक्षा पास नहीं कर पाए थे वे सभी यूजेन की बातों से सहमत थे। वे भी अपने लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। किम यून ने स्वर्गीय सिंह भुजा की बैंगनी स्वर्ण वज्र मार्शल आत्मा को नियंत्रित किया और नेदरफॉल में आंतरिक युवान ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। शीघ्र ही यह वज्र आंतरिक शक्ति में परिवर्तित हो गई। फिर वह बाहर निकला और उछलकर बड़ी घंटी की ओर मुक्का मारा। जब वह उछलता तो स्वर्गीय सिंह की भुजा उभर आती और बैंगनी रंग की विद्युत धाराएं निकलती। उसकी मुट्ठी से निकलती गरजती हवा स्वर्गीय सिंह की दहाड़ जैसी थी। यह एक बिजली जैसा स्वर्गीय शेर था। यह वैसा ही भयानक दृश्य था जैसा किन यून ने तब देखा था जब वह किम जेंगफेक से मुकाबला कर रहा था। जैसे ही उसकी मुट्ठी बड़ी घंटी पर पड़ी, बिजली और आग जोरदार तरीके से नाचने लगे। बिजली और सांप अराजक तरीके से नाचने लगे। ये भयावह और भयावह था। गड़गड़ाहट। किम यून के घूंसे ने घंटी को सचमुच चकनाचूर कर दिया था।
एक धमाकेदार ध्वनि के बाद एक विशाल घंटी की अनोखी गुंजन पैदा हुई। सब लोग इतने हैरान थे कि उनके कान बजने लगे। वे हैरानी से उस बड़ी घंटी की दरार को देख रहे थे जो आग की लपटों से भरी हुई थी। वह विशाल घंटा, जिसे कई लोग हिला भी नहीं पाए थे, किम यून के घूंसे से चकनाचूर हो गया। इतनी ताकत की 8वें स्तर का मार्शल बॉडी का कोई भी छात्र उसे नहीं हिला पाता। छात्रों ने आखिरकार किम यून की भयानक ताकत को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि उनकी आंखों के सामने खड़ा किम यून बाहर के जादुई जानवरों से कहीं ज्यादा भयानक था। किम यून के मुक्के की ताकत ने वहां मौजूद सभी शिक्षकों और छात्रों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। खासकर यू जेन, जिसने पहले किम यून का मजाक उड़ाया था, वह इतना हैरान हुआ कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अध्याय 204। किम यून परीक्षा पास कर ली और पास हो गया, न्याय निर्णय के प्रभारी बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। हालांकि किम यून के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। गुरुजी, मैंने गलती से यह घड़ी तोड़ दी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी भरपाई करूं? मैं बहुत गरीब हूं, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। किम यून ने चिंतित भाव से पूछा। शक्ति परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली बड़ी घंटी को गलती से तोड़ देने के कारण भी ये समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोएं। बेशक सब उसे चुपके से नीची नजरों से देखते थे। सबको पता था कि उसने तियान किन पैलेस में 40 करोड़ से ज्यादा क्रिस्टल सिक्के ठगे थे। स्टार जुवान वो अकादमी के सभी छात्रों के क्रिस्टल सिक्के शायद उसके जितने नहीं थे। मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे पास एक बैकअप घड़ी है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। लेकिन ये सभी 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के छात्रों द्वारा तोड़े गए थे। ये पहली बार है कि 7वें स्तर के मार्शल बॉडी के छात्र द्वारा इतनी बड़ी घंटी तोड़ी गई है। किम यून ने राहत की सांस ली और फिर आगे बढ़कर पास टोकन लेने लगा। उस पर खून टपकने के बाद उसने मूल्यांकन पूरा किया। मेन फेलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जियाओ यूं, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। जल्दी से मुझे तुम्हें चुटकी काटने दो। हे यह मोहक सक्कुब्सा धीरे से उड़कर आई और अपने चिकने जैड जैसे हाथों को बढ़ाकर किम यून के खूबसूरत चेहरे को सहलाने लगी। उसे देखकर सभी ईर्ष्यालु हो गए। बेशक वे किम यून से ईर्ष्या करते थे। मेन फीलिंग जैसी सक्कुब्सा द्वारा चेहरे पर चुटकी काटे जाने से पता चलता था कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। एक बुजुर्ग ने पूछा, किम यून, तुमने पहले भी बैंगनी सुनहरी बिजली की आग का एक शक्तिशाली प्रहार किया था। क्या तुमने अपनी युद्धप्रियता नहीं खोई थी? इसके अलावा तुम्हारे पास स्वर्गीय सिंह भुजा है जो अग्नि से संबंधित है और स्वर्गीय सिंह का कुलदेवता चिन्ह भी है। तो तुमने इतनी शक्तिशाली बिजली जैसी आंतरिक शक्ति कैसे प्रकट की? खैर, अब जब स्वर्गीय शेर की भुजा बदल गई है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन इसमें अचानक बिजली की शक्ति आ गई है। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत से लोग स्वर्गीय सिंह के कुलदेवता के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए वे स्थिति को समझ नहीं पाए। यहाँ तक कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के उन बूढ़ों को भी कुलदेवता टैटू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगर नहीं होती तो वे बिना सोचे समझे यह निष्कर्ष नहीं निकालते कि किम यून का कुलदेवता टैटू मर चुका है। जब छात्रों ने किम यून को स्वर्गीय सिंह भुजा का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली हमला करते देखा तो उन्हें जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी का मानना था कि भविष्य में किम यून को स्वर्गीय सिंह भुजा घसीटकर नीचे गिरा देगी। स्वर्गीय सिंह टोटेम में आत्मा नहीं थी, लेकिन एक बार जब ये शक्तिशाली हो जाता था तो यह मेजबान की आत्मा को खा जाता था तथा मेजबान को आत्माविहीन भूसे में बदल देता था। हाँ, चूंकि डू गुई तुम्हारे गुरु हैं, इसलिए उन्हें तुम्हारी स्थिति समझनी चाहिए और हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाते समय तुम्हें सावधान रहना होगा, बुजुर्ग ने कहा। किम यून के प्रति उनका रवैया भी बहुत अच्छा था, जिससे कई लोग नाराज हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि बुजुर्ग उनके प्रति उदासीन और बेहद सख्त थे। मेन फे लिंग ने किम यून का हाथ खींचा और एक कोमल मुस्कान के साथ चौक से बाहर चली गई। वह और भाई ली जुवान पॉइंट स्टो की ओर चल पड़े। यूजेन उन छात्रों के समूह के साथ था जो मूल्यांकन में पास नहीं हो पाए थे। किम यून की पीठ देखते ही उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। उसने मन ही मन दांत बींच लिए। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि किम यून ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे तिरस्कार का एहसास हुआ। भाई यू, चलो पीने चलते हैं। अगर हम पास नहीं हो पाए तो अगले साल फिर आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, चलो चलें, चलो पिएं, चलो पिएं। ठीक इसी तरह यूजेन और उसके कुत्ते मित्रों का समूह नशे में धुत होकर रेस्तरां की ओर बढ़ रहे थे। भाई ली ने रास्ते में पूछा, भाई यूं, क्या आप हमारे लिए एक स्टोरेज स्पिरिट आर्टवर्क बना सकते हैं? हम आपके इनाम के तौर पर जुवान पॉइंट्स कमा सकते हैं। फीलिंग ने अभी अभी बताया कि आपको जुवान पॉइंट्स की जरूरत है। भाई ली और बहन ली दोनों की उम्र 30 वर्ष से अधिक थी, लेकिन उनके पास अभी भी कोई भंडारण आत्मा कलाकृतियां नहीं थीं। जियाओ यून, क्या मैंने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? आखिरकार तुम्हारी आंतरिक युवान ऊर्जा में ही कोई समस्या है। अफवाह है कि तुम कोई भी कलाकृतियां नहीं बना सकते। बहन ली ने भाई ली को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इसमें एक समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हथियार नहीं बना सकता। बस इसे परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल है और मुझे बाहरी ज्वालाओं की मदद चाहिए। किम यून मुस्कुराया और बोला, चूंकि बड़े भाई और बड़ी बहन ऐसे लोग हैं जिन पर बड़ी बहन फीलिंग भरोसा करती है, इसलिए मैं पहले तुम्हें अपनी 2 स्टोरेज थैलियां दूंगा। उसने 2 बेहद खूबसूरत सफेद रंग की थैलियां निकालीं। ये जानवरों की खालों से बनी थीं और बनाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान थी। वह उनमें कुल मिलाकर 100 हाथी रख सकता था। भाई ली और मैडम ली को उम्मीद नहीं थी कि किम यून इतना सीधा होगा। उसने पहले उन्हें आत्मा के खजाने दिए थे, और वो भी सबके सामने। जब उन्होंने खून टपकने के बाद विशाल आंतरिक भाग देखा तो वे बेहद उत्साहित हुए।
उन्होंने किम युन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। किम युन ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया भाभी, आप मेरे लिए कितने जुबान पॉइंट कमाने की योजना बना रहे हैं? हम एक ऐसी संख्या पर चर्चा करेंगे जो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सके। 20 करोड़। हालांकि यह निश्चित रूप से कम समय में संभव नहीं होगा। हमें सटीक समय जानने से पहले जुबान पॉइंट स्टोर द्वारा जारी किए गए जुबान पॉइंट मिशन पर एक नज़र डालनी होगी। भाई ली की साधना भी 8वें स्तर के मार्शल बॉडी के करीब है। वह अक्सर दुष्ट जानवरों का शिकार करने निकलता है और उसके पास बहुत अनुभव है। मेन फेई लिंग ने कहा, बड़े भाई और भाभी ने 300 मिलियन जुबान पॉइंट जमा किए हैं, लेकिन वे सब दूसरों के लिए कमाए गए हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से आत्मा की कलाकृतियों या गोलियों के बदले में किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी थीं जो जुबान पॉइंट स्टोर में उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए इस तरह के आदान प्रदान की भी अनुमति थी। दरअसल वे नियोक्ता को काम पूरा करने में मदद करते थे और फिर नियोक्ता को काम पूरा होने की सूचना देते थे। किम युन ने सिर हिलाया। चलो पहले जुबान पॉइंट स्टोर चलते हैं। मैं रास्ते में कैटलॉग देख लूंगा। जुबान पॉइंट की दुकान बहुत बड़ी थी। दुकान में सिर्फ एक मंजिल थी और यह पत्थर की ईंटों से बनी एक विशाल इमारत थी जिसकी चौड़ाई और लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। अंदर जाने पर एक बहुत बड़ा मिशन हॉल था। वहाँ कई बड़े चौकोर खंभे थे और हर चौकोर खंभे के चारों ओर 4 काउंटर थे। काउंटरों पर बूढ़े लोग बैठे थे जो काम संभाल रहे थे। जुबान पॉइंट स्टोर में कोई सामान प्रदर्शित नहीं था। उसकी जगह दीवार के पास किताबों की अलमारियों की एक कतार थी जिन पर कई कैटलॉग रखे हुए थे। किम युन ने एक किताब उठाई और उसे पलटा। उसने कई चीजें देखीं जिन्हें देखकर वह हैरान रह गया। सोचिए, जुबान कोर बिक्री के लिए होगा। 1 अरब जुबान पॉइंट्स और 1 करोड़ क्रिस्टल सिक्के। किम युन आश्चर्य से पूछ ही नहीं सका। बिक्री के लिए भंडारण आत्मा कलाकृतियां भी हैं। उन्हें 500 मिलियन जुबान पॉइंट्स और 5 मिलियन क्रिस्टल सिक्कों की आवश्यकता है। भाई ली ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्रिस्टल सिक्के हैं या जुबान पॉइंट्स। उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे निकालने के लिए पति पत्नी की जोड़ी को एक स्टोरेज स्पिरिट आर्टवर्क प्राप्त करने हेतु 1 अरब जुबान पॉइंट्स की आवश्यकता थी। किम युन द्वारा उन्हें अपना स्टोरेज बैग देते देख वे सुखद आश्चर्यचकित हुए। किम युन ने जुबान पॉइंट्स की सूची पलटी और पाया कि कई कीमती गोलियां हैं जिन्हें पाने के लिए बड़ी संख्या में जुबान पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्रिस्टल सिक्कों की बात करें तो वे गौण थे। अगर उसे जुबान पॉइंट्स हासिल करने थे तो उसे स्टार जुबान वू अकादमी के कई काम पूरे करने में मदद करनी होगी। साथ ही उसे अपनी ताकत भी लगातार बढ़ानी होगी ताकि वह जुबान पॉइंट्स हासिल करने के लिए और ज्यादा काम कर सके। इस प्रक्रिया में केवल अच्छी योग्यता वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति ही अकेले बड़ी संख्या में जुबान प्राप्त कर सकते थे, अन्यथा उन्हें अपने पीछे की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता। किम युन को ये भी पता चला था कि कई दुर्लभ गोलियां बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थीं। उन्हें प्राप्त करने के लिए उसे जुबान पॉइंट्स का उपयोग करना पड़ता था। इससे कई छात्र मार्शल आर्ट्स अकादमी के लिए कई कार्य पूरे कर पाते और अप्रत्यक्ष रूप से मार्शल आर्ट्स अकादमी के संचालन के लिए ढेर सारे क्रिस्टल सिक्के कमा पाते। इस हॉल में अचानक एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी आया। उसके छोटे सफेद बाल उसे बहुत जीवंत दिखा रहे थे। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह बहुत सख्त बूढ़ा आदमी था। ये हमारी मार्शल आर्ट्स अकादमी के नए उप प्राचार्य जिया युआन हैं। भाई ली ने कहा, शायद उन्हें कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। हॉल में मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो गए जब उन्होंने जिया युआन को मिशन हॉल के मध्य में जाते देखा। जिया युआन ने ऊंची आवाज में कहा, सम्मेलन में हुई चर्चा के अनुसार हमारी स्टार जुबान वू अकादमी ने अनुसंधान के लिए जादुई जानवरों से बड़ी मात्रा में जादू कोर खरीदने का फैसला किया है। इनमें से 7वें चरण के जादुई जानवर के जादुई कोर को 1 लाख जुबान पॉइंट्स में बदला जा सकता है। 8वें चरण के जादुई कोर को 10 लाख जुबान पॉइंट्स में और 9वें चरण के जादुई कोर को 5 लाख जुबान पॉइंट्स में बदला जा सकता है। आत्मिक जानवर मार्शल दाव क्षेत्र के दानव जानवरों के बराबर होते हैं। इस प्रकार के आत्मिक जानवर के जादुई कोर को 50 लाख जुबान पॉइंट्स में बदला जा सकता है। इसके अलावा किसी भी जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे को 50 मिलियन जुबान पॉइंट्स के बदले में बदला जा सकता है। मिशन हॉल में उपस्थित छात्र जो पहले से ही अपने प्रवेश टोकन प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे, घोषणा सुनने के बाद आपस में चर्चा करने लगे, जिससे हॉल में अत्यधिक शोर हो गया। हम केवल कोर स्वीकार करते हैं। हम जादुई जानवर के शरीर के किसी अन्य भाग को स्वीकार नहीं करेंगे, जिया युआन ने जोर से कहा और हॉल शांत हो गया। उन्होंने उत्साहित छात्रों की ओर देखा और कहा, बाहर जाते समय सावधान रहना। आत्मा जानवर आमतौर पर जानवरों के कमांडर होते हैं और उन सभी का अपना अपना क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में रैंक 7 या 8 के कई अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, लेकिन रैंक 5 या 6 के बाकी जानवरों में जादुई कोर नहीं होते, इसलिए हमारे लिए उनका कोई महत्व नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा। पूरी कोशिश करो कि जादुई जानवरों के इलाके में न घुसो। अगर तुम सरहद में घुस गए तो वहाँ बड़ी संख्या में निम्न स्तर के जादुई जानवर होंगे, इसलिए तुम्हें तुरंत पीछे हट जाना होगा। क्षेत्र का केंद्र एक शक्तिशाली आत्मा जानवर था, यहाँ तक कि एक मार्शल दाव क्षेत्र साधक भी उसे हरा नहीं सकता था। उसके बाद जिया युआन ने उन्हें जादुई जानवरों के बारे में बहुत कुछ बताया और हर किसी ने इसे अपने दिल में याद रखा। चूंकि अकादमी ने ढेर सारी चीजें खरीद ली थी, इसलिए उसे कोई मिशन लेने की जरूरत नहीं थी। उसे बस जादुई जानवरों का शिकार करना था और जादुई कोर हासिल करने थे। एक दूसरे से चर्चा करने के बाद किम यून के 4 लोगों के समूह ने रवाना होने का फैसला किया। अन्य छात्रों की तरह वे सभी मुख्य द्वार की ओर दौड़े। दरवाजे कसकर बंद कर दिए गए थे,
जिससे छात्रों के बाहर निकलने के लिए केवल एक छोटा सा दरवाजा ही बचा था। किन यून और कंपनी के जाने के बाद उन्होंने झील की अंधेरी और शांत सतह को देखा और महसूस किया कि रात में सुंदर झील अचानक बेहद डरावनी हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि झील में कोई राक्षसी जानवर हैं या नहीं, लेकिन ये सौभाग्य की बात थी कि वहाँ कुछ मार्शल दाव क्षेत्र के शिक्षक थे जो अपने छात्रों को द्वीप के केंद्र से झील के किनारे तक ले जाने के लिए उड़ने वाली आत्मा कलाकृतियों का उपयोग करते थे। झील के किनारे के सभी जादुई जानवरों को स्टार जुवान वू स्कूल के शिक्षकों ने साफ कर दिया था, जिससे जादुई जानवरों की पास आने की हिम्मत नहीं हुई। स्टार मार्शल अकादमी में भी कई बुजुर्ग और सेवानिवृत्त बूढ़े लोग थे। जादुई जानवरों के झुंड के प्रकट होने के कारण वे सभी बाहर आ गए और असंख्य स्टार झील के आसपास गश्त करने की जिम्मेदारी संभाली। अब जाकर किन यून को जुबान स्तरीय मार्शल आर्ट अकादमी की ताकत का एहसास हुआ। वहाँ कई मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे। उसे ये भी समझ में आया कि ये अकादमियाँ किसी साम्राज्य से क्यों नहीं डरती। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे संसाधन हैं, जो संसाधन मनुष्यों द्वारा नहीं खोजे गए हैं। वे जादुई जानवरों के समूह द्वारा खोजे जाने पर उनका क्षेत्र बन जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि हम क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश न करें। बड़े भाई ली किनारे पर पहुंचकर क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की ओर देखते हुए बोले। अध्याय 205। मेन फेई लिंग ने कहा, भाई ली, आपके पिता राक्षसी जानवरों को खोजने में विशेषज्ञ हैं, इसलिए हम आपकी बात सुनेंगे। भाई ली ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने पिता से थोड़ा बहुत सीखा है। किनारे पर पहुंचने के बाद कुछ लोग क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े, जबकि कुछ अन्य दिशाओं की ओर। हालांकि भाई ली ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू नहीं की। इसके बजाय उन्होंने झील के किनारे पैरों के निशान देखे। भाई ली इधर उधर घूमते रहे और जब उन्होंने राक्षस जानवरों के गंदे पैरों के निशान देखे तो उन्होंने कहा, जो राक्षस जानवर बाहर आ रहे हैं वे ज्यादा से ज्यादा हाथी हैं। दो मुंह वाला गिद्ध और छिपकली अजगर जैसे जादुई जानवर दोनों ही आत्मिक जानवर थे। वे एक खास इलाके के हैं और उनका सामना आसानी से नहीं होना चाहिए। हम निश्चिंत हो सकते हैं। किन यून और उसके साथी भाई ली के पीछे पीछे राक्षसी जानवरों के पैरों के निशानों पर चल पड़े। कहना ही पड़ेगा कि भाई ली के पास बहुत अनुभव था। हालांकि पैरों के निशान गंदे थे, फिर भी वह पहचान पा रहे थे कि ये निशान किस जादुई जानवर के हैं। कुछ ही समय बाद वे मिरियड स्टार झील से चले गए। अगर मुझे ठीक से याद है तो आगे एक छोटा सा कस्बा होना चाहिए। शहर की दीवारों की सुरक्षा के बिना जादुई जानवरों का उस पर आक्रमण होना तय है। अंदर के लोगों को पहले ही बड़े शहर के लिए निकल जाना चाहिए था। बहन ली ने आगे देखते हुए धीमी आवाज में कहा। हालांकि यहाँ जादुई जानवर बहुत थे, लेकिन ये जमीन भी बहुत बड़ी थी। इस समय जादुई जानवर हर जगह बिखरे हुए थे, इसलिए उनका सामना करना आसान नहीं था। मुझे लगा था कि बाहर आते ही किसी जादुई जानवर से टकरा जाऊंगा। किन यून ने पंजों के निशानों से ढकी बंजर जमीन को देखा। दरअसल राक्षसी जानवरों का एक बड़ा समूह पहले भी इस जगह से गुजरा था। भाई ली ने कहा, हालांकि ज्यादातर राक्षस जानवर ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, फिर भी एक नेता के आदेश पर एक समूह बनाने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे सहयोग करना है। हमारे निशाने पर अकेले जादुई जानवर या गश्त पर निकले जादुई जानवर हैं। हम जादुई जानवरों के इतने बड़े समूह का सामना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम जादुई जानवरों की स्थिति को न समझ लें और फिर चुपके से उनकी हत्या न कर दें। किन यून जादुई जानवरों की एकता पर मन ही मन आश्चर्यचकित था। मेन फीलिंग को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया और वह केवल किन यून और ली जोड़े का अनुसरण कर सकी। 2 घंटे से अधिक समय बाद उनके सामने एक छोटा सा शहर दिखाई दिया। दूर से ही वह देख सकता था कि छोटा सा शहर अस्त व्यस्त हो गया था और कई घर नष्ट हो गए थे। छोटा शहर स्टार जुवान वू अकादमी के पास था, इसलिए अपेक्षाकृत समृद्ध था। सभी घर कई मंजिला थे और गलियां बहुत चौड़ी थीं। अगर जादुई जानवर छिपे होते तो उन्हें दूर से ढूंढना नामुमकिन होता। अंदर जादुई जानवर हैं। भाई ली का चेहरा काला पड़ गया जब उन्होंने फुसफुसाया। कई मेन फेलिंग उत्साहित लग रही थी जब उसने पूछा। भाई ली ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है। मेन फेलिंग ने कहा, मैं हवा में उड़ रही हूँ। चलो वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह उड़ने वाली थी उसे सिस्टर ली ने रोक दिया। फेलिंग, अगर तुम ऐसे जाओगी तो बहुत जोखिम होगा। अगर कोई उड़ने वाला जादुई जानवर हो तो मैं वहां जाऊंगी, सिस्टर ली ने कहा। किन यून ने कठपुतली वाला चांदी का शेर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस कठपुतली को जाने दूंगा। मैं वो सब देख पाऊंगा जो कठपुतली देखेगी। ये बहुत सुरक्षित है। जब भाई ली और उनकी पत्नी ने उस खूबसूरत चांदी के शेर की कठपुतली देखी तो वे थोड़े हैरान हुए। उन्होंने ये भी सुना था कि किन यून के पास भी एक कठपुतली चांदी का शेर है, लेकिन उन्होंने उसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। छोटे भाई यून, क्या तुम भविष्य में मेरे लिए एक उड़न कठपुतली चील तैयार कर सकते हो? तुम जो भी करना चाहो मैं मान जाऊंगी। मेन फीलिंग ने किन यून का हाथ खींचते हुए धीरे और कोमलता से कहा, अगर मेरे पास एक चील का कुलदेवता है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कठपुतली बनाने के लिए मुझे कुलदेवता के शिलालेखों की जरूरत है। किन यून भी एक उड़ने वाली कठपुतली बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई उड़ने वाला जानवर कुलदेवता नहीं था। मेन फीलिंग ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, जब मैं इसे पालूं तो तुम्हें इसे निखारने में मेरी मदद करनी होगी। जब समय आएगा तो तुम मुझसे जो चाहो करवा सकती हो। उसकी युद्ध भावना चील की युद्ध भावना थी। अगर उसे चील का कुलदेवता मिल जाए तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। किन यून ने अपने कठपुतली रजत सिंह को छोड़ा और छोटे से कस्बे में दाखिल हुआ। जल्द ही उसने एक बड़े घर के पीछे 3 आंखों वाला बाघ भेड़िया देखा।
बाघ भेड़िए का सिर भेड़िए का और मुंह बाघ का था। इसका पूरा शरीर भूरे रंग के पैटर्न से ढका हुआ था। हमें खोज लिया गया है। किम यून खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, फिर जल्दी से चांदी के शेर की कठपुतली को नियंत्रित करके बाहर भाग गया। भाई ली ने तुरंत कहा, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कठपुतली रजत सिंह की दौड़ने की गति भी बहुत तेज थी। छोटे से कस्बे से बाहर भागते हुए 5-6 मीटर लंबा 3 आंखों वाला बाघ भेड़िया भी तेजी से बाहर निकला और कठपुतली रजत सिंह को तेजी से पकड़ लिया। गर्जन। 3 आंखों वाले बाघ भेड़िए के दहाड़ने के बाद वह उछल पड़ा और चांदी के शेर की कठपुतली को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपने तीखे दांतों से भेड़िए की गर्दन पर काट लिया। कुछ ही चालों में कठपुतली का चांदी का शेर का सिर काट दिया गया। किम यून और उसके साथी दंग रह गए। ये जादुई जानवर बहुत ही क्रूर था। मेरी कठपुतली चांदी का शेर एक बहुत ही मजबूत सामग्री से बनाया गया था, लेकिन कुछ ही कोशिशों में वह नष्ट हो गया। ये जादुई जानवर बहुत शक्तिशाली होते हैं। चांदी के शेर की कठपुतली को आत्मविनाश के लिए नियंत्रित करने से पहले किम यून ने दांत पीसते हुए कहा, बूम। सिल्वर लान कठपुतली के फटने के बाद 3 आंखों वाला टाइगर वुल्फ उड़ गया। हमला। बड़े भाई ली ने एक 3 खंड वाली छड़ निकाली और हवा की तरह तेजी से आगे निकल गए। मेन फीलिंग ने भी अपना लंबा कोड़ा निकाला और 3 आंखों वाले बाघ भेड़िए की ओर हवा में उड़ गई। बहन ली ने एक हथेली के आकार का धनुष निकाला। उनके नियंत्रण में धनुष अचानक बड़ा हो गया। वह बड़ा हो या छोटा पर बहुत कीमती भी था। वह हवा में उछली और धनुष की डोरी खींचकर अपनी आंतरिक वज्र शक्ति से एक बाण बनाया। धनुष खोलते ही धनुष की डोरी हिली और आंतरिक शक्ति से बना बाण धनुष की डोरी से छूटकर तुरंत 1000 मीटर ऊपर उड़कर 3 आंखों वाले बाघ भेड़िए के सिर पर जा लगा। इसके बाद उसने जल्दी से धनुष की डोरी खींची और लगातार 3 तीर छोड़े। हर तीर 3 आंखों वाले बाघ भेड़िए को लगा। हालांकि 3 आंखों वाला बाघ भेड़िया बेहद जिद्दी था। हालांकि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, फिर भी वह अतुलनीय रूप से क्रूर था। उसने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। भाई ली पूरी ताकत से आगे बढ़े और लगभग 10 सेकंड में 3 आंखों वाले टाइगर वुल्फ के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने अपनी लाठी घुमाकर आगे बढ़ते टाइगर वुल्फ के सिर पर वार किया। टकराना। 3 अनुभाग कर्मचारी बाघ भेड़िया के सिर पर उतरे। आंतरिक शक्ति की एक बहुत मजबूत लहर उत्सर्जित। इससे विशालकाय 3 आंखों वाला बाघ भेड़िया कई दर्जन मीटर दूर उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, सिस्टर ली ने एक और तीर चलाया। मेन फीलिंग भी नीचे गिर पड़ी और उसके हाथ में लंबे चाबुक ने वज्र की आंतरिक शक्ति को संघनित कर दिया। पा। उसने बाघ भेड़िए के शरीर पर हवा में जोर से वार किया, जिससे वह जमीन में धंस गया और फिर उठ नहीं पाया। बड़े भाई ली के आने के बाद मेन फीलिंग ने कोड़े मारना बंद कर दिया और किनारे पर आराम करने लगी। उसी समय बहन ली ने अपना धनुष बाण तैयार कर लिया था और फिर से हमला करने के लिए तैयार थी। भाई ली द्वारा पिटाई समाप्त करने के बाद किम यून दौड़कर आया और चिल्लाया, मुझे करने दो। इसके बाद उसने विशाल राजा आत्मा हथौड़ा उठाया और 3 आंखों वाले बाघ भेड़िए पर 6 शैली के फोजिंग ड्रैगन का इस्तेमाल किया। सिर्फ 4 वार में ही बाघ भेड़िए का सिर टुकड़े टुकड़े हो गया। आखिरकार यह मर गया। जादुई कोर निकालो और देखते हैं इसका वजन कितना है, भाई ली ने कहा। वह किम यून की भयानक हथौड़े की तकनीक से मन ही मन हैरान था। मेन फेलिंग और बड़ी भाभी ली हवा में तैरते हुए शहर में मौजूद किसी भी जादुई जानवर से आसपास की रक्षा कर रहे थे। भाई ली ने चाकू निकाला और जादुई जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें एक मनका मिला और उसने उसे हाथ में लेकर तौला। तोलने पर उसका वजन 8 किलो निकला। उसने जादुई कोर किम यून को सौंप दिया। 8 किलो वजन का जादुई कोर, यह 8वीं श्रेणी का जादुई जानवर है। इसे 10 लाख जुवान पॉइंट्स में बदला जा सकता है। दंपत्ति ने किम यून से वादा किया था कि किम यून के लिए 20 करोड़ जुवान पॉइंट इकट्ठा करने के लिए उन्हें 8वीं श्रेणी के 200 जादुई जानवरों को मारना होगा। शुक्र है उन्हें मारना इतना मुश्किल नहीं था। जानवरों की हड्डियां और खालें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जादुई जानवरों की लाशों की बहुतायत के कारण वे ज्यादा मूल्यवान नहीं रह गई हैं। भाई ली ने कहा, ये किम यून के लिए बहुत मूल्यवान था। उसके कठोर होने के बाद ये कलाकृतियां गढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी सामग्री थी। उसने राक्षसी जानवर की लाश ले ली थी। उप प्रधानाचार्य जिया युआन ने पहले कहा था कि जादुई जानवरों के कोर एक ही आकार के होते हैं, लेकिन उनके वजन अलग अलग होते हैं। कक्षा 9 के जादुई जानवर के कोर का वजन 9 जिन होता है, जबकि आत्मा जादुई जानवर के कोर का वजन 100 जिन होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि एक आत्मा जानवर कितना शक्तिशाली होता है। सिस्टर ली ने धीरे धीरे जमीन पर उतरते हुए कहा। किम यून ने सिल्वर लान कठपुतली के टुकड़ों को देखा और उसका दिल दुखने लगा। वह भविष्य में इससे भी बेहतर कठपुतली ही बना सकता था। इस शहर में और कोई जादुई जानवर नहीं होना चाहिए, वरना हमें बहुत पहले ही पता चल गया होता, भाई ली ने कहा। कुछ ही देर बाद वे चारों अंदर गए और वहां जादुई जानवरों के कई निशान थे। घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और वहां कोई और जादुई जानवर नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ और स्टार जुआन वू अकादमी के बीच की दूरी के कारण जादुई जानवर रुकने की हिम्मत नहीं करते? मेंग फी ने कहा। भाई ली ने एक तरफ देखा और कहा, ऐसा ही होना चाहिए। लगता है हम सिर्फ उसी जगह जा सकते हैं। पहला शहर, सिस्टर ली ने कहा। भाई ली ने सिर हिलाया। पहला शहर बहुत बड़ा था। शुरुआत में यह एक छोटा शहर था, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा हो गया। इस पहले शहर की कोई दीवार नहीं थी और ये 3 बड़े साम्राज्यों या दूसरे छोटे देशों के नियंत्रण में नहीं था। ये बड़े शहरों से दूर था और शक्तिशाली सैन्य संस्थानों के पास भी नहीं था। ठीक है, चलो पहले शहर में जाकर देखते हैं।
किम यून भी सहमत हो गया। वे तुरंत पहले शहर की ओर दौड़ पड़े। पहला शहर उस क्षेत्र में है जहां तियान शियाओ साम्राज्य और तियान क्यूई साम्राज्य एक दूसरे से मिले थे। ये क्लाउड ड्रैगन नदी के पास भी है। ये शहर लाखों मीटर में फैला हुआ था और बहुत बड़ा और अव्यवस्थित था। वहां इकट्ठा हुए सभी लोग या तो अपराधी थे या फिर ऐसे परिवारों से थे जो सत्ता हथियाने में नाकाम रहे थे। अंदर भी कई शक्तियां थीं। जादुई जानवरों की भीड़ के प्रकट होने के बाद पहले कस्बे के कई लोगों ने सोचा कि वे मिलकर जादुई जानवरों की भीड़ से निपट सकते हैं। उन्हें बस यह उम्मीद नहीं थी कि जादुई जानवरों की भीड़ इतनी शक्तिशाली होगी कि हजारों लोग जादुई जानवरों की भीड़ का भोजन बन जाएंगे। 2 दिन की यात्रा के बाद किम यून और उनके साथी एक नंगी पहाड़ी चोटी पर पहुंचे। उन्होंने दूर पहले शहर की ओर देखा। पहली नजर में जहां तक नजर जाती थी वहां अनगिनत घर अव्यवस्थित और घने ढंग से व्यवस्थित थे। पहले कस्बे में कई जगहों पर काला धुआं उठ रहा था और आग की लपटें उठ रही थीं, जिससे बड़े बड़े घर ढह गए। आसमान एक घनी जानलेवा आभा से ढक गया था और पूरा कस्बा मौत के साए में डूब गया था। ये पहला कस्बा पूरी तरह से ढह चुका था। यहाँ आते हुए रास्ते में हमें कुछ जादुई जानवरों के झुंड मिले। शुक्र है कि हम उनके मुख्य क्षेत्र में नहीं पहुंचे, वरना हम यहाँ सुरक्षित नहीं पहुंच पाते। भाई ली ने पहले शहर की ओर देखा और कहा, पहले शहर में जादुई जानवरों के कई और इलाके होंगे। हमें अंदर जाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। किम यून और उसके साथियों ने सिर हिलाया। उसे वो पल याद आ गए जब वो राक्षसी जानवरों के इलाके से गुजरा करता था और उसे एक डर सा महसूस होता था। जैसे ही उसने उस इलाके में कदम रखा, उसे एक भयानक आभा का एहसास हुआ। ये किसी आत्मिक जानवर की चेतावनी थी। अगर वे अपना इलाका नहीं छोड़ते तो शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का एक बड़ा समूह प्रकट हो जाता। किम यून और उसके साथियों का राक्षसी जानवरों के झुंड ने पीछा किया था। शुक्र है कि वे इतने तेज थे कि उनसे बच निकलने में कामयाब रहे। देखो, वहाँ 6 लोग हैं। वे अभी अभी अंदर घुस आए हैं। मेंग फेई लिंग ने देखा कि 6 लोग जमीन पर दौड़ रहे हैं और तेजी से पहले शहर में घुस रहे हैं। अध्याय 206। हालांकि किम यून और उसके साथी ही पहले शहर में प्रवेश करने की सोच रहे थे। अन्य अकादमियों के छात्र जानते थे कि जादुई जानवरों का शिकार करने और जादुई कोर प्राप्त करने के लिए विभिन्न बलों द्वारा टीमें भेजी गई थीं। अब सभी ने कहा था कि उन्हें अस्थायी रूप से जादुई कोर का उपयोग नहीं पता था। किम यून को लगा कि स्टार जुवान वू अकादमी के बुजुर्गों को जरूर कुछ पता होगा। अगर नहीं तो वे इतने सारे जादुई कोर इकट्ठा नहीं कर पाते। बहन ली के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए जब उसने उस समूह को देखा जो बेहद तेज गति से शहर में घुस आया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है हमें न सिर्फ शक्तिशाली जादुई जानवरों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि हमें दूसरे शिकारी दस्तों का भी सामना करना पड़ेगा। हर जुबान अकादमी जादुई कोर के लिए यहाँ थी। एक जादुई कोर के बदले ढेर सारे जुबान पॉइंट मिल सकते थे। अगर वे उन्हें किसी और से सीधे छीन पाते तो वे लालची लोग जरूर कार्रवाई करते। वे लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी इसकी परवाह मत करो। पहले अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। जब तक हमें 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र की साधना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता, तब तक हमसे निपटना इतना आसान नहीं होगा। बड़े भाई ली अपने दस्ते की ताकत को लेकर बेहद स्पष्ट हैं। जुबान अंक प्राप्त करने के लिए उसे जोखिम उठाना पड़ा। आराम करने के बाद वे तुरंत पहले शहर में प्रवेश कर गए। जैसे ही वह अंदर गया, जादुई जानवर की तेज गंध फैल गई। ये गंध जादुई जानवरों की अनोखी गंध थी और बुरी भी नहीं। यह एक बहुत ही खास तरह की गंध थी जो कीचड़ जैसी थी। कई घर नष्ट हो गए हैं, कुछ महान युद्धों से गुजरे हैं और वहाँ कोई खंडहर भी नहीं है। जब बड़ा भाई ली चल रहा था तो वह भी नष्ट हो चुके सुंदर घरों को देख रहा था। चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए सभी प्रकार के मकान बहुत ऊंचे बनाए गए थे और सभी मकान कुछ मंजिलों से भी ऊंचे थे। मेंग फेई लिंग ने कहा, ये बाहरी क्षेत्र है। हालांकि यह क्षेत्र केंद्र क्षेत्र से बहुत दूर है, फिर भी इसे खाली करना सबसे आसान है। बाहर ज्यादा जादुई जानवर नहीं होने चाहिए। जमीन पर जादुई जानवरों द्वारा छोड़े गए ढेर सारे मल और रोए थे। इसका मतलब था कि बड़ी संख्या में जादुई जानवर पहले शहर में घुस आए थे। किम यून और उनकी टीम बहुत धीमी थी। वे पहले वाली छोटी टीम की तरह परिसर में तेजी से नहीं घुसे। अगर वे धीरे धीरे चलते तो अपने आसपास की स्थिति को साफ साफ भांप लेते और घात लगाकर किए गए हमले से बच जाते। आखिरकार इन जादुई जानवरों में एक खासी बुद्धि होती थी। अगर वे समूह में किसी घात का सामना करते तो उनके यहीं मर जाने की पूरी संभावना थी। आधे दिन बाद वे पहले ही एक गहरे इलाके में पहुंच चुके थे। अगर उन्हें पहले शहर से गुजरना होता तो उन्हें काफी लंबा सफर तय करना पड़ता। ठीक आगे 8वीं कक्षा के कई जादुई जानवर हैं। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? बड़े भाई ली ने अचानक कहा। उसे समझ नहीं आया कि उसे ये कैसे पता चल गया। किम यून ने जांच करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। वास्तव में वह 5 राक्षसी जानवरों की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि वे अत्यंत क्षीण थीं। विशेष जांच के बिना उनका पता लगाना असंभव था। भाई ली की समझ की प्रशंसा करते हुए वह जादुई जानवर की छिपने की क्षमता देखकर भी हैरान रह गया। ये बेहद अच्छी कही जा सकती है। अपनी प्रबल मानसिक शक्ति के बावजूद वह इसे भांप नहीं पा रहा था। अगर कक्षा 8 के 5 जादुई जानवर एक साथ हमला करें तो शायद हम उनसे बचाव नहीं कर पाएंगे। क्यों न हम कोशिश करके देखें कि क्या हम उन्हें अलग कर सकते हैं। किम यून ने कहा, मेरी पत्नी, जब मैं हमला करूंगा तो तुम तुरंत हवा में उड़ जाओगी और 5 तीर छोड़ोगी।
तुम्हें उन 5 जादुई जानवरों को मारना होगा। इस तरह मैं इस बात का फायदा उठा सकूंगा कि जादुई जानवरों को मारा गया है और उन पर बेरहमी से हमला कर सकूंगा। फीलिंग और किन यून हालात के हिसाब से अपनी चाल चलेंगे। सावधान रहना, हम उन भागते हुए राक्षसी जानवरों पर हमला करेंगे। भाई ली ने उन्हें अपने मन में बनी युद्ध योजना बताई। किन यून और मेंग फेलिंग ने सिर हिलाया। सबको यकीन रखना होगा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो भागना मत भूलना। यहाँ बहुत सारे जादुई जानवर हैं, इसलिए इस बार हमें असफलता का डर नहीं है। जब तक हम अपने शरीर को चोट नहीं पहुंचाएंगे हम खूब कमा पाएंगे। भाई ली ने किन यून और मेंग फेलिंग को सख्त चेतावनी दी। उन्हें चिंता थी कि दोनों युवा ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहेंगे और इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। समझ गया, मैं भाई ली की बातें जरूर याद रखूंगा, किन यून ने कहा। बड़े भाई ली, चिंता मत करो। मेंग फेलिंग ने मीठी मुस्कान दी। बड़े भाई ली ने उनकी तरफ मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर वह उनके सामने खड़ी कुछ ऊंची इमारतों की ओर दौड़ पड़े। बहन ली तुरंत हवा में उड़ गईं, क्योंकि किन यून और मेंग फेलिंग भी उनके ऊपर से उड़ गए। हवा में तैर रही भाभी ली ने अचानक 2-3 मीटर लंबे कुछ काले राक्षसी भेड़ियों को उछलते देखा। उसने झट से धनुष की डोरी खींची और 2 सेकंड में ही 5 तीर निकल पड़े। जो बाण छोड़े गए थे वे सभी वज्र की आंतरिक शक्ति से संघनित थे। यह अत्यंत प्रबल था और भेड़िए के सिर पर भी सटीक निशाना लगा सकता था। 5 काले राक्षस भेड़ियों को एक ही क्षण में मारा गया, जिससे वे चीखने लगे और जमीन पर लौटने लगे। किन यून ने मन ही मन बहन ली की शक्ति की प्रशंसा की। उसने धनुष बाण बहुत अच्छे से चलाया था। उसे शक था कि उसमें तीरंदाजी की मार्शल आत्मा है। अगर ऐसा न होता तो वह इतनी उत्कृष्ट स्थिति तक नहीं पहुंच पाती। भाई ली, किन यून और मेंग फेलिंग तीनों ने एक एक राक्षस भेड़िए का सामना किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, राक्षस भेड़िया उठ खड़ा हुआ और उनके जोरदार प्रहार का सामना किया। खासकर किन यून, उसने दिव्य राजा आत्मा हथौड़ा चलाया, जो एक उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति के करीब था, और उसने 6 शैली के फोजिंग ड्रैगन का इस्तेमाल भेड़िए के सिर पर बेरहमी से प्रहार करने के लिए किया। बस कुछ ही वारों में भेड़िए का सिर फट गया। तीर बहुत तेज और सटीक थे। हालांकि वे भेड़िए का सिर नहीं फोड़ सकते थे, लेकिन जादुई जानवरों को हमला करने से अस्थायी रूप से रोकने के लिए काफी थे। अगर उनके सिर पर गंभीर चोट लगती तो वे हर तरफ लड़खड़ा जाते। भाई ली राक्षस भेड़िए को मारने में सबसे तेज था। एक राक्षस भेड़िए को खत्म करने के बाद उसने दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। मेंग फेलिंग भी बुरी नहीं थी और उसके हाथ में जो लंबा चाबुक था वह किसी राक्षस भेड़िए को भी आसानी से उड़ा सकता था। उन चारों के सहयोग से 8वें चरण के 5 राक्षसी भेड़ियों का कुछ ही क्षणों में सफाया कर दिया गया। सावधान! भाई ली को अचानक कुछ महसूस हुआ और उन्होंने बहन ली के ऊपर आकाश की ओर चिल्लाकर कहा। किन यून ने भी महसूस किया कि एक ऊर्जा किरण सीधे सिस्टर ली की ओर जा रही है। सिस्टर ली, मेंग फेलिंग ने चिल्लाकर कहा। दूर से प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण चमकी। साफ था कि यह किसी जादुई जानवर का नहीं बल्कि किसी इंसान का हमला था। जैसे ही किन यून ने प्रकाश की किरण देखी, उसने झट से अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। अपनी सबसे प्रबल मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने सिस्टर ली को घेर लिया और उसे बलपूर्वक नीचे खींच लिया, जिससे वह प्रकाश की किरण से बाल बाल बच गया। प्रकाश की किरण 10 मंजिल से अधिक ऊंची एक इमारत पर पड़ी, जिससे वह इमारत टुकड़ों में फट गई और टूटे हुए पत्थर के कई टुकड़े बिखर गए। धन्यवाद जियो यूं, बहुत करीब। अपने दिल में एक डर के साथ सिस्टर ली जमीन पर गिर पड़ी। आपका स्वागत है। किन यून ने जल्दी से प्रकाश की किरण की दिशा में देखा। वह मन ही मन क्रोधित हो गया। भाई ली ने किन यून से कहा, जियाओ यून, पहले जाकर राक्षस भेड़िए की लाश साफ करो। मुझे उन लोगों से निपटने दो। किन यून भाई ली के पीछे पहुंचने से पहले राक्षसी भेड़िए की लाश को अपने भंडारण कलाकृति में इकट्ठा करने के लिए गया। भाई ली के चेहरे पर ठंडक और गुस्सा था, क्योंकि अभी अभी हुए हमले में उनकी पत्नी लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई थी। काले कवच पहने 6 अधेड़ उम्र के आदमी थे। आगे वाला बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल सफेद थे और आंखों के कोनों में झुर्रियां थीं। वह आदमी 2 मीटर लंबा और मजबूत था। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। लंबे अधेड़ उम्र के आदमी ने भाई ली का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुमने मेरे हमले को चकमा दे दिया। तुम कहाँ से हो? भाई ली ने ठंडे स्वर में कहा, स्टार जुवान वू अकादमी। तुम्हारा क्या मतलब था? तुमने मेरी पत्नी को लगभग चोट पहुंचा दी। तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। स्टार जुवान वू अकादमी। उस मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने किन यूं और कंपनी को देखा और उसकी नजर मोहक मेंग फेलिंग पर पड़ी। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, हम यहाँ सबसे पहले हैं, इसलिए जल्दी करो और निकल जाओ। ये हमारा शिकार क्षेत्र है। लंबे अधेड़ उम्र के आदमी ने उस जगह की ओर देखा जहाँ राक्षस भेड़ियों को मारा गया था और गुस्से से बोला, तुमने क्या मारा? जल्दी से इसे बाहर निकालो, ये हमारा है। किन यून को नहीं पता था कि वे इतने क्रोधित क्यों थे, लेकिन वह बता सकता था कि वे सभी बहुत ही अनुचित लोग थे। वे सभी 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में थे और उनकी संख्या 6 थी। किन यूं की तरफ से उनमें से केवल 4 थे। मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? इस समय भाई ली भी बहुत क्रोधित हुए और ठंडे स्वर में चिल्लाए। लंबे अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम जैसे कमीने लोग हमारे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जानते हो हम कौन हैं? हम तियानलिंग साम्राज्य से हैं और हम सब लिन शुआन वू अकादमी से हैं। हमारे साम्राज्य को लिन शुआन वू अकादमी के उप प्राचार्य का समर्थन प्राप्त है। कुछ देर पहले हम उप प्राचार्य के साथ शराब पी रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम यिन शेंग है। मैं तियानलिंग साम्राज्य का एक महान जनरल हूँ।
किन यून हैरान था। जो लोग खुद को साम्राज्य कहने की हिम्मत कर रहे थे वे एक खास स्तर की ताकत वाले देश थे। उसने तियानलिंग साम्राज्य के बारे में कभी नहीं सुना था। मेंग फीलिंग और बाकियों के लिए भी यही स्थिति थी। हालांकि वे जानते थे कि लिंग जुआनवू अकादमी तियानलिंग साम्राज्य का समर्थन कर रही थी। तुम्हें डर लग रहा होगा। हमारा तियानलिंग साम्राज्य नया नया उभरा हुआ साम्राज्य है। जल्दी से उस जादुई जानवर को सौंप दो जिसे तुमने मारा है और हम तुम्हें स्टार जुआनवू अकादमी वापस भेज देंगे। यान शेंग ने मजाक उड़ाया। उसके शब्द स्टार जुआनवू अकादमी के प्रति तिरस्कार से भरे थे। यद्यपि स्टार जुआनवू अकादमी और अन्य 2 जुआन स्तरीय मार्शल अकादमियों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन ये खराब भी नहीं थे। भाई ली ने दांत पीस लिए। अगर 2 जूनियर किन यून और मेंग फीलिंग न होते तो वह जरूर उन 6 अधेड़ उम्र के आदमियों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ता। उन सभी 6 के पास मार्शल बॉडी के 8वें स्तर पर एक साधना आधार था और उन सभी 6 के पास भंडारण आत्मा आइटम थे। अच्छा नहीं, जादुई जानवरों का एक बड़ा समूह आ रहा है। ये भेड़ियों के जादुई जानवरों का इलाका है। आत्मा जानवरों का राजा आ रहा है। किन यून अचानक घबराकर चिल्लाया। इसके अलावा उसका चेहरा डर से भर गया था। आत्मिक जानवर ऐसी चीज थे जिनसे केवल मार्शल दाओ क्षेत्र ही निपट सकता था। जब यिन शेंग और अन्य लोगों ने ये सुना तो उनके चेहरे सदमे से भर गए। बच्चे, क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे हो? यान शेंग ठंडी हंसी। मेरे सामने तुम अभी भी आओ। अचानक भेड़िए की चीख सुनाई दी और पूरे इलाके में एक भयानक आभा छा गई। यान शेंग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और भागने लगा। उसके माथत भी डर के मारे भाग रहे थे। चल दर। भाई ली की आवाज भी जोरदार थी। उन्हें लग रहा था कि जादुई जानवरों का एक बड़ा समूह उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि वे जादुई जानवरों के इलाके में नहीं हैं। मैं ही तो भेड़ियों को यहाँ लाया था। किन यूं दौड़कर बोला। जब परिस्थितियाँ उसके विपरीत हों तो एक बुद्धिमान व्यक्ति लड़ाई नहीं करता। हम चारों उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वे हमारे नाम नहीं जानते और हम जानते हैं कि उस आदमी का नाम यिन शेंग है। यिन शेंग का समूह इतना शक्तिशाली था कि यदि वे आमने सामने भिड़ गए तो उन्हें केवल कष्ट ही सहना पड़ेगा। अध्याय 207। भाई ली और उनकी पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा। वे किन यून से बेहतर जानते थे कि अगर वे यिन शेंग और उसके साथियों से लड़े तो उन्हें जरूर नुकसान होगा। वे गंभीर रूप से घायल भी हो सकते थे। मेरे वापस जाकर उनकी स्थिति की जांच करने का इंतजार करो। हम उन्हें आसानी से नहीं छोड़ सकते। किन यून ने ठंडे स्वर में कहा। ये लोग बहुत घमंडी हैं। भाई ली ने सिर हिलाया। जल्द ही वे भेड़ियों के झुंड से बहुत दूर चले गए। वे शहर के अंदर तक नहीं गए, बल्कि जादुई जानवरों की खोज में पहले शहर के बाहर ही रुके रहे। पहले 5 राक्षस भेड़िए गश्त पर थे, इसलिए किन यून ने अनुमान लगाया कि पास में ही भेड़िए हैं और उसने आसपास के भेड़ियों को सचेत करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। इसके अलावा जब उन्होंने 5 राक्षस भेड़ियों को मार डाला था तो काफी शोरगुल हुआ था। इससे भेड़िए भी घबरा गए थे। किन यून ने उनके आगमन को और तेज कर दिया था। शाम के समय वे एक ऊंची इमारत की लगभग 1 दर्जन मंजिलों पर बने एक विशाल कमरे में छिपे हुए थे। भाई ली ने झंडों की कतार निकाली और उसे कमरे की दीवारों में ठोंक दिया। इससे उनकी उपस्थिति छिप सकती थी। आज की फसल बुरी नहीं थी। उसने 8वीं श्रेणी के 5 जादुई कोर हासिल किए थे जो 5 मिलियन जुबान पॉइंट थे। 200 मिलियन जुबान पॉइंट इकट्ठा करना बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर किन यून जल्दी में भी हो तो भी यह बेकार होगा। रात में उनके लिए आसमान में ऊंचे उड़ना ज्यादा सुरक्षित था। वे जितना ऊंचा उड़ते उतना ही दूर तक देख पाते। जिन भेड़ियों से हमारा पहले सामना हुआ था वे काफी कमजोर होने चाहिए। मेंग फेलिंग के लौटने पर उसने कहा, मैं बस एक चक्कर लगाने के लिए उड़कर आई थी। इस इलाके में और कोई जादुई जानवर नहीं है। किन यून और भाई ली समझ गए कि उसका क्या मतलब था। बाहर बहुत कम जादुई जानवर थे, यानी सभी जादुई जानवर पहले शहर के किसी गहरे हिस्से में जमा थे। भेड़िए लड़ाई हारने के बाद घायल हो गए होंगे, इसलिए वे बाहर भाग गए। भाई ली ने भौहें चढ़ाईं। जनरल यिन शेंग जब वे वापस जाकर रिपोर्ट देंगे तो तियानलिंग साम्राज्य भेड़ियों से निपटने के लिए कुछ शक्तिशाली योद्धा भेज सकता है। उन्हें ये भी पता होगा कि राक्षस भेड़िए बहुत कमजोर होते हैं। भाभी ली ने आह भरी। कितना अफसोस, अगर हमारे बीच कोई मार्शल दाओ क्षेत्र का साधक होता तो शायद हमें उन राक्षसी भेड़ियों के समूह से डरने की जरूरत ही न पड़ती। क्यों न हम सुबह होने तक इंतजार करें और चुपके से वापस आएं। किन यून ने कहा, अगर हम एक राक्षस भेड़िए को चुपके से हमला करके पकड़ सकते हैं तो हम दूसरे को भी पकड़ सकते हैं। उसे अपनी चुपके से चलने की क्षमता पर पूरा भरोसा था, खासकर रात में। उनकी ताकत के साथ जादुई जानवरों से भरे क्षेत्र में प्रवेश करना एक मृत अंत होगा। पहले शहर के मध्य समूह में कई लोग मर चुके होंगे और उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा होगा, इसीलिए अंदर इतने सारे जादुई जानवर छिपे हुए थे। ठीक है, कल हम सावधानी से पास आएंगे। हम सभी में छिपने की अच्छी क्षमता है, इसलिए भेड़ियों को पता नहीं चलना चाहिए। भाई ली ने किन यून से सहमति जताई। भाभी, अगली बार बस इमारत के अंदर छुपकर तीर चलाना। आपकी बेहतरीन तीरंदाजी हमारी रक्षा करेगी, इसलिए हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मेंग फेलिंग ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मैं भी आपसे इस तरह की तीरंदाजी सीखना चाहती हूँ। वाह, मुझे बस यही चिंता थी कि कोई मेरे साथ तीरंदाजी का अभ्यास न करे। तुम्हारे अंदर सुनहरे सफेद बाज जैसी मार्शल स्पिरिट है जिससे तुम बहुत अच्छी तरह देख सकते हो। इससे तुम दूर से भी ज्यादा सटीकता से निशाना लगा पाओगे। बातें करते हुए उन्हें आराम करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब तक वे अपने पूरे शरीर को आराम देते वे अपनी थकान से उबर पाते।
ऐसी खतरनाक जगह पर बाहर सोना और आराम करना बेहद खतरनाक था। भोर हुई और किन यून का समूह तुरंत उस क्षेत्र की ओर रवाना हो गया जहां भेड़िए घूमते थे। इस इलाके की सभी इमारतें बहुत घनी थीं और कई मंजिलें ऊंची थीं। वे सावधानी से छतों पर चढ़े और धीरे धीरे भेड़ियों के इलाके में पहुंचे। यदि दानव भेड़िया का स्वामी वास्तव में घायल है तो एक आत्मा जानवर स्तर के दानव भेड़िया को नीचे ले जाने में 50 मिलियन जुबान अंक लगेंगे। फिर वह धीरे से एक 8 मंजिला इमारत की छत से एक 10 मंजिला इमारत के शीर्ष पर कूद गया। भाई ली हंसे और बोले, इसके बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन लड़ना इतना आसान नहीं है जब तक हम पूरे भेड़ियों के झुंड की ताकत की स्पष्ट जांच नहीं कर लेते। अगर झुंड में अभी भी कुछ 9वें चरण के राक्षस भेड़िए हैं तो इसके बारे में सोचना भी मत। उन्हें लगा कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो वे आसानी से 9वें चरण के राक्षस भेड़िए को मार सकते हैं और उनके एक समूह से निपट सकते हैं। आधे दिन बाद वे आखिरकार उस इलाके में लौट आए जहां भेड़िए घूमते थे। वे एक 20 मंजिला इमारत में थे और खिड़कियों से बाहर झांककर आगे की दूरी का जायजा ले रहे थे। क्या तुमने देखा? वो भेड़िए इमारत के अंदर हैं। वे बस पहली मंजिल पर दुकान में घुस गए और वहीं छिप गए। मुझे नहीं लगता कि ऊपर कोई है, भाई ली ने दूर खड़ी गोलाकार इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। किन यून ने जल्दी से सिर हिलाया। कुछ समय तक निरीक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि उस क्षेत्र की इमारतों की पहली मंजिल पर एक राक्षस भेड़िया छिपा हुआ है। इमारतें एक दूसरे से काफी दूर हैं, इसलिए वे बिखरी हुई हैं। अगर हम उन्हें एक ही वार में मार गिराएं और राक्षस भेड़ियों को कोई आवाज करने से रोक दें तो हम चुपके से हमला कर पाएंगे, भाई ली ने कहा। किन यून ने एक पल सोचा और कहा, भाई ली, मैं आज रात वहां जाऊंगा। अगर मैं अपनी मानसिक शक्ति से हमला करूं तो ये राक्षस भेड़िए को पल भर में बेहोश कर देगा। मुझे इसकी बारीकियां तो नहीं पता, लेकिन मैंने अभी तक किसी जादुई जानवर का परीक्षण नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जादुई जानवर इंसानों जैसे ही होते हैं। भाई ली ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है पत्नी, तुम और फीलिंग इमारत में छिपकर टूही का काम संभालोगी। अगर कुछ हुआ तो तुम मदद की जिम्मेदारी संभालोगी। अगर हमारी हरकतों से जानवर डर गए तो मेरी पत्नी, तुम हमलावर भेड़ियों को भगाने के लिए तीर चलाओगी। फीलिंग हवा में उड़कर दूसरे भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचेगी, जिससे हम पर से दबाव कम हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने विभिन्न रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। अगर कुछ और हुआ तो उससे निपटने के तरीके पर भी चर्चा की। रात हो गई थी। आसमान में बहुत सारे बादल थे और समय समय पर बादलों का एक बड़ा समूह तैरता रहता था, जिससे आसमान काला और चमकीला हो जाता था। किन यून और भाई ली ने अपना काम शुरू किया। वे एक इमारत के ब्लॉक पर गए जो एक दूसरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी और जिसके 2 अलग अलग रास्ते थे। वे इमारत की अंदरूनी सीढ़ियों से होते हुए सावधानी से पहली मंजिल पर पहुंचे। किन यून ने भाई ली को वहीं रहने दिया जबकि वह नेदर सन मार्शल स्पिरिट की शक्ति का इस्तेमाल करके अंधेरे में छिप गया। पहली मंजिल तक का सफर बहुत ही आसान रहा। इस आभा से तो लगता है कि यह 9वें चरण का राक्षस भेड़िया है। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? जब किन यून पास पहुंचा तो उसने देखा कि सोए हुए राक्षसी भेड़िए की आभा बेहद भयानक थी। यह उन सभी 8वीं श्रेणी के जादुई जानवरों से ज्यादा शक्तिशाली थी जिनका उसने पहले सामना किया था। हालांकि उसका शरीर लगभग 2 से 3 मीटर लंबा था, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह 9वीं अवस्था का राक्षस भेड़िया था। झिझकते हुए उसने अचानक राक्षस भेड़िए के शरीर पर कई खरोंचों के निशान देखे। शायद उसने दूसरे राक्षस जानवरों से लड़ाई की होगी और गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। ठीक है, चलो करते हैं। किन यून ने आत्मा एकाग्रता मार तकनीक का प्रयोग किया, क्योंकि उसने मानसिक ऊर्जा की एक शक्तिशाली मात्रा एकत्र की और दूर से राक्षस भेड़िए के सिर पर प्रहार किया। राक्षस भेड़िए का शरीर कांप उठा। उसे पता था कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन उसका दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे वह स्तब्ध हो गया था। वह न तो अपने शरीर को नियंत्रित कर पा रहा था और न ही कोई आवाज निकाल पा रहा था। जब भाई ली ने देखा कि किन यून सफल हो गया है तो वह तुरंत दौड़ा और नष्ट हो चुकी दुकान पर एक पारदर्शी पाउडर लगाया। फिर उसने चाकू निकाला और जल्दी से भेड़िए का सिर काट दिया। उसने जो पारदर्शी पाउडर छिड़का था उससे खून की गंध तो खत्म हो ही सकती थी, साथ ही एक तरह की जीवन शक्ति भी पैदा हो सकती थी। वरना अगर यह राक्षस भेड़िया मर जाता तो आसपास के राक्षस भेड़िए भी उसकी जीवन शक्ति के लुप्त होने का आभास कर लेते। बड़े भाई ली ने शुद्ध पारदर्शी जादुई कोर का एक टुकड़ा निकाला। वह मन ही मन हैरान हुआ क्योंकि यह जादुई कोर उस कोर से भी ज्यादा भारी था जो उसने 8वें दर्जे के जादुई जानवर से प्राप्त किया था। किन यून राक्षसी जानवर की लाश अपने साथ नहीं ले गया। जीवन की आभा दिखाने के लिए वह यहीं रुका रहा ताकि दूसरे नारकीय भेड़िए उसे न खोज पाएं। तभी वे दूसरे नारकीय भेड़ियों को मारना जारी रख सकते थे। भाई ली की मानसिक ऊर्जा पुनः प्राप्त होने के बाद किन यून ने उनके साथ आगे बढ़ने से पहले एक क्षण विश्राम किया। वह हर समय अपनी मानसिक ऊर्जा को बनाए रखना चाहता था ताकि अपने लिए कुछ अतिरिक्त योजनाएं छोड़ सके। उनकी योजना बेहद कामयाब रही। वे आसानी से 8वीं श्रेणी का एक और जादुई कोर हासिल कर सकते थे। भाई ली द्वारा बिखेरा गया पाउडर बहुत उपयोगी था। यह न केवल खून की गंध को दूर कर सकता था बल्कि जादुई जानवर की लाश को कुछ समय तक जीवित भी रख सकता था। ये देखा जा सकता था कि वह अक्सर जानवरों को मारने का आदी था। अगर ऐसा कोई पाउडर न होता तो वे बस एक राक्षस भेड़िए को मार देते और पता चल जाता। ये राक्षस भेड़िए खून की गंध के प्रति बहुत संवेदनशील थे। जैसे ही खून की एक बूंद भी दिखाई देती वे तुरंत जाग जाते। 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद वे 8वें चरण के 10 और 9वें चरण के 2 राक्षस भेड़ियों को मार चुके थे। इतने कम समय में उनकी किस्मत बहुत अच्छी कही जा सकती थी।
यदि उनका सामना पराजित भेड़ियों के झुंड से न हुआ होता तो उन्हें ऐसा करने का अवसर ही नहीं मिलता। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि जिन राक्षस भेड़ियों को उन्होंने मारा था उन सभी के शरीर पर भयानक खरोंचें थीं। ये देखा जा सकता था कि भेड़िए तभी भागे जब उनका सामना उनसे भी ज्यादा भयानक जानवरों के समूह से हुआ। वे 4 घंटे तक भेड़ियों के झुंड के क्षेत्र में रहे और उन्होंने 9वें चरण के 4 और 28वें चरण के राक्षस भेड़ियों को मार डाला। किन यून और उनके साथियों को इस बात से निराशा हुई कि उन्होंने बारूद खत्म कर दिया था, वरना वे हत्याएं जारी रख सकते थे। किन यून और भाई ली छत पर थे और जैसे ही वे जाने वाले थे उन्हें अचानक हवा का एक झोंका उनके पास से गुजरता हुआ महसूस हुआ। यह आकाश में उड़ता हुआ एक व्यक्ति था। आसपास केवल मेन फीलिंग और सिस्टर ली ही थीं और वे यहाँ नहीं आईं। किन यून और उसके साथियों ने काले कपड़े पहने थे और अपनी आभा छिपा रखी थी। दुनिया पूरी तरह से काली थी, इसलिए आकाश में उड़ रहे लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। भाई ली ने किन यून को खींच लिया और इमारत में वापस चले गए क्योंकि एक के बाद एक हवा के कुछ झोंके आने लगे। ये तो वही लोग होंगे, यिन शेंग और बाकी लोग। क्या वे भी भेड़ियों पर घात लगाने की योजना बना रहे हैं? फिर उसने अपने भंडार से एक बिजली का प्रतीक निकाला और उसे दीवार पर चिपका दिया। उसने उसमें अपना मन डाल दिया जिससे वह दूर से बिजली के प्रतीक को सक्रिय कर सका। चलो चलें। भाई ली को पता था कि किन यून यिन शेंग के लोगों के समूह को नष्ट करना चाहता था। किन यून और भाई ली आधी रात को सावधानी से छत से लौटे। जल्द ही वे उस जगह पर वापस आ गए जहां मेन फीलिंग और उसके साथी थे। बहन ली और मेन फीलिंग छत पर नजर रखे हुए थे। अगर किन यून या भाई ली की कोई हलचल होती तो वे तुरंत कार्रवाई करते। मेन फीलिंग ने धीमी आवाज में कहा, हमने दूसरे लोगों को आते देखा। उनमें से एक मार्शल दाव दायरे का था। सिस्टर ली ने सिर हिलाया। कुल 10 लोग हैं, यहाँ तक कि 9वें या 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में भी कुछ लोग हैं। वे तियान लिंग साम्राज्य से होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। किम यून मुस्कुराया। हमें भेड़ियों के झुंड को जगह देना चाहिए। एक इमारत में जहां राक्षसी भेड़िए आराम कर रहे थे, किम यून ने एक मध्यम श्रेणी का बिजली का प्रतीक स्थापित किया। अगर वह इस बिजली के प्रतीक को सक्रिय कर देता तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाता। अध्याय 208। यिन शेंग को पहले से ही पता था कि यहाँ भेड़ियों का एक झुंड है। किन यून के समूह की तरह उसने भी अनुमान लगा लिया था कि भेड़ियों को भगा दिया गया है, इसलिए वह तुरंत वापस आकर इसकी सूचना देने लगा। उस समय एक मार्शल दाव क्षेत्र विशेषज्ञ ने उसकी प्रशंसा की थी। अब वह भी वरिष्ठों के साथ यहाँ आ गया था। वे सभी बहुत ताकतवर थे और उनके छिपकर हमला करने और छिपने की तकनीकें किन यून से कहीं बेहतर थीं। हालांकि उन्हें पता चला कि 8वें स्तर के कई राक्षस भेड़िए मर चुके थे और किसी ने उनके जादुई कोर निकाल लिए थे। ये जीवन शक्ति पाउडर है। अरे, यहाँ और भी लोग हैं, हमें सावधान रहना होगा। मार्शल दाव दायरे के बुजुर्ग बेहद गुस्से में थे और उन्होंने अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाई। ये स्टार जुवान वू अकादमी के वो कमीने होंगे। हालांकि वो ज्यादा ताकतवर नहीं है और वुल्फ किंग को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ के 8वें या 9वें चरण के सभी दानव भेड़िए शायद उन्हीं के हाथों मारे गए होंगे। यिन शेंग ने बेहद गुस्से में अपनी आवाज में कहा। ठीक है। बूढ़े मार्शल कलाकार ने सिर हिलाया। जैसे ही वे जाने वाले थे उन्हें अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। एक ऊंची इमारत से बिजली चारों दिशाओं में चमकी, जिससे गड़गड़ाहट और बिजली की घनी आभा फैल गई और फिर वह धीरे धीरे ढह गई। इतने बड़े शोरगुल से भेड़ियों का पूरा झुंड घबरा गया था। घने अंधेरे रात के आकाश में भेड़िए की तेज चीख गूंज उठी, क्योंकि राक्षसी जानवरों की तीव्र हत्या की मंशा ने क्षेत्र को भर दिया तथा हजारों मीटर के दायरे में सब कुछ घेर लिया। ये भेड़िया राजा की चीख थी। स्टार जुवान वू अकादमी के उन कमीनों, ये जरूर उन्हीं का किया हुआ होगा। चलो जल्दी से पीछे हटते हैं। यिन शेंग गुस्से से चिल्लाया। क्या तुम्हारा उन लोगों के समूह से झगड़ा हुआ था? तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया, वरना हमें जरूर सावधान रहना पड़ता। बूढ़ा मार्शल आर्टिस्ट भी गुस्से से भर गया। उसने यिन शेंग को घूरा और उछल पड़ा। वे अभी ऊपर कूदे ही थे कि एक राक्षस भेड़िया हवा में उछला। दहाड़ते हुए उसने अपने मुंह से बैंगनी रंग की एक किरण निकाली, जो काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी पर लगी और उसके कई टुकड़े कर दिए। भेड़ियों की चीखें लगातार गूंज रही थीं और वे हवा में उड़ते लोगों पर पागलों की तरह टूट पड़े। क्रोधित भेड़िया राजा ने भयानक दबाव की लहरें छोड़ी और हवा में उड़ते लोगों को अपनी आभा से जकड़ लिया। उसकी आंखों से एक बैंगनी किरण निकली और 3 अधेड़ उम्र के आदमियों पर जा गिरी। तीनों हटे कट्टे आदमी बैंगनी प्रकाश की किरण से तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। जब यिन शेंग ने उन्हें देखा तो वह बेहद डर गया। उसने अपनी गति बढ़ा दी और वुल्फ किंग की इंद्रियों की पहुंच से बाहर निकल गया। किन यून और उनके साथियों ने दूर से ये दृश्य देखा और बहुत खुश हुए। ये कमीने, जिन्होंने उन्हें इतना अहंकारी होने दिया, और उन्होंने हमारी भाभी पर भी हमला किया। मेन फीलिंग हंसा। कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया है, किन यून ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब तक यिन शेंग नाम का वह आदमी मर न जाए। भाई ली ने सिर हिलाया। आज रात उनकी फसल अच्छी हुई और अब जब उन्होंने यिन शेंग और बाकी लोगों को भागते देखा तो वे बेहद खुश थे। चलो चलें, पहले हमें भेड़ियों के इलाके से दूर जाना होगा। भाई ली हंसे और छत से पीछे हटने लगे। यान शेंग के समूह के लगभग 1 दर्जन लोगों में से केवल 6 ही सफलतापूर्वक पीछे हटने में कामयाब रहे।
वे जंगल में थे और सबके चेहरों पर बदसूरत भाव थे। यिन शेंग, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर ऐसा न होता तो हम अपने 9वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे के 3 और 8वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे के 3 सैनिकों को नहीं खोते। हम न केवल वुल्फ किंग को मारने में असमर्थ रहे, बल्कि हमने कई विशेषज्ञों को भी खो दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। मार्शल दाओ दायरे के बूढ़े व्यक्ति ने यिन शेंग को देखा और गुस्से से कहा। यान शेंग भी गुस्से से भर गया। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता तो वह दाओ राज्य के इस वरिष्ठ की सराहना पा सकता था, लेकिन अब इस गड़बड़ी के कारण उसे इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, वरिष्ठ, ये सब मेरी गलती है। मैं उन चारों के सिर काटकर उन्हें तियानलिंग साम्राज्य में वापस ले आऊंगा। यह अनावश्यक है। हमारे 6 साथियों की मृत्यु का विशिष्ट कारण बताना उचित नहीं है। बस इतना कहो कि हम पर जादुई जानवरों के एक समूह ने हमला किया और उन्होंने अपनी जान दे दी। मार्शल दाओ क्षेत्र के बुजुर्ग ने कहा। जिन लोगों को उसने शहर से बाहर निकाला था उनमें से आधे मर चुके थे। अगर वह उन्हें असली वजह बताता तो उसकी बदनामी और बढ़ जाती। भोर हुई और किन यून और उसके साथी एक सुरक्षित जगह पर चले गए। वे मोटी पत्थर की ईंटों से बनी एक इमारत में छिप गए। 9वें स्तर के 4 जादुई कोर हैं, प्रत्येक में 5 मिलियन जुबान पॉइंट्स हैं। इन्हें 20 मिलियन जुबान पॉइंट्स में बदला जा सकता है। 8वें चरण के 26 जादुई कोर 26 मिलियन जुबान पॉइंट्स में बदले जा सकते हैं। कुल मिलाकर इनकी कीमत 46 मिलियन थी। इन जादुई जानवरों के प्रकट होने के बाद हमारे जुबान पॉइंट्स कमाने की गति और भी तेज हो गई। भाई ली ने आह भरी। दंपत्ति को कोर नहीं चाहिए थे क्योंकि उन्होंने किन यून से वादा किया था कि वे उसे 100 मिलियन जुबान पॉइंट्स दिलाने में मदद करेंगे। बेशक मेन फीलिंग भी उन्हें नहीं लेगी। उसने किन यून से वादा किया था कि वह उसे अपने शरीर से चुकाएगी। चलो बाहर टहलते हैं। अगर हमें कोई जादुई जानवर नहीं मिला तो हम किसी गहरे इलाके में चले जाएंगे, भाई ली ने कहा। किन यून ने सिर हिलाया। एक छोटी सी टीम की मदद से राक्षस जानवरों का शिकार करना बहुत आसान और तेज था, वरना कौन जानता था कि इतने सारे जादुई कोर हासिल करने में उसे कितना समय लगेगा। वो 2 स्टोरेज बैग उसने बोरियत के मारे यूं ही बना लिए थे। अब जब उसने उन्हें बांट दिया तो उसे लगा कि ये सब करना सार्थक था। भविष्य में मैं कोई अच्छा व्यापारिक रास्ता ढूंढ लूंगा और उन्हें जादुई कोर के बदले में बदल दूंगा। किन यून के मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया। अगर ऐसा ही था तो उसे बस कुछ घटिया स्टोरेज पाउच की जरूरत थी जिन्हें वह काफी जादुई कोर के बदले में बदल सके। अब वह नहीं जानता था कि इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए और वह नहीं चाहता था कि उसकी स्वयं की भंडारण आत्मा वस्तुएं बुरे लोगों के हाथों में पड़ जाएं। इसलिए उसे एक अच्छा खरीदार खोजने की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों तक किन यून के 4 लोगों का समूह बाहरी इलाकों में भटकते हुए बहुत परेशान रहा। उन्हें जादुई जानवरों का कोई निशान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे पहले शहर के केंद्र के करीब पहुंचते गए, पत्थर की मीनारें और भी खूबसूरत होती गईं, सड़कें भी चौड़ी होती गईं और इमारतें साफ सुथरी पंक्तियों में व्यवस्थित होती गईं। हालांकि कभी चहल पहल से भरा यह जिला अब खाली हो चुका था। जादुई जानवरों के कारण शानदार पत्थर की इमारतें अब जर्जर हो चुकी थीं और उनमें से कुछ ही अब सही हालत में बची रह गई थीं। हम पहले शहर के 4थे जिले में ही हैं। हम पहले 5वें जिले में थे और 4थे जिले को मध्य क्षेत्र की शुरुआत माना जा सकता है। भाई ली ने कहा, अगर 4थे जिले में कोई जादुई जानवर नहीं है तो हम जा सकते हैं। अगर हम आगे गए तो खतरा होगा। मैंने सुना है कि पहले और दूसरे जिले में आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह बहुत सघन है। बहुत से लोग वहां रुककर आराम करना चाहते हैं। इन दोनों इलाकों में रहने वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। हो सकता है कि अंदर रहने वाले लोग जादुई जानवरों से लड़ रहे हों। पहला शहर बहुत बड़ा था और कई लोगों के लिए शिकार से बचने के लिए भी यह एक अच्छी जगह थी। व्यक्ति जितना ताकतवर होता उतनी ही ज्यादा संभावना होती कि वह बीच वाले इलाके में ही रहता। यदि मनुष्य एकजुट हो जाएं तो भी वे जादुई जानवरों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। अगर संभव हो तो मैं पहले जिले में जाकर देखना चाहूंगा कि अंदर कोई इंसान है या नहीं। भाई ली हंसे। अगर है तो मैं उनके साथ मिलकर जादुई जानवरों से लड़ना चाहूंगा। मेन फीलिंग हंसी। बड़े भाई ली, अगर हैं भी तो वे कहीं ना कहीं जरूर छिप जाएंगे। इस तरह का जीवन आसान नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह आकाश में ऊंची उड़ान भरकर बादलों में छिप गई। मेन फीलिंग की ईगल मार्शल स्पिरिट के कारण उसकी उड़ान की गति किम यून और भाई ली से भी तेज थी और आंतरिक ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। इसके अलावा उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं, जिससे वह आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती थी और जमीन पर शिकार ढूंढ सकती थी। जब तक जादुई जानवर घर में छिपा नहीं होगा वह उसे देख सकेगी। एक क्षण बाद मेन फीलिंग प्रसन्न भाव से नीचे उतरी और बोली, मैंने एक अकेला लौह कवचधारी विशालकाय मगरमच्छ खोज लिया है। बहन फीलिंग, आप वाकई कमाल की हैं। आप इतनी ऊंचाई पर उड़ी फिर भी आप इतना साफ देख पा रही थीं। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। उड़ान क्षमता के मामले में 9वें स्तर के मार्शल बॉडी का एक मार्शल कलाकार भी शायद मेरे जितना फुर्तीला न हो। मेन फीलिंग बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी और प्यार से हंस पड़ी। हवा में उड़ते समय उसे कई खतरों का सामना करना पड़ता था। अगर उसका सामना किसी शक्तिशाली जादुई जानवर से होता जो उड़ सकता था तो वह बहुत खतरनाक हो सकता था। बड़े भाई ली ने मेन फीलिंग से विस्तृत स्थान प्राप्त करने के बाद तुरंत रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि विशालकाय लौह कवच वाला मगरमच्छ काले कवच से ढका हुआ था। उसके पंजों के सिरे खून से सने थे और उसके दांतों पर इंसानी कपड़े जड़े हुए थे।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी भरपेट खाना खाया हो और वह कई घरों की दीवारें तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह आभा तो वाकई 9वीं कक्षा के जादुई जानवर की है। मुझे बस यह नहीं पता कि इस आदमी के हमले के तरीके क्या हैं। भाई ली ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही उसकी नजर कुछ 100 मीटर दूर बख्तरबंद विशालकाय मगरमच्छ पर पड़ी। जादुई जानवरों के पास हमला करने के कई तरीके होते थे, जिनमें से कई लंबी दूरी तक हमला कर सकते थे। उदाहरण के लिए, पहले वाला राक्षसी भेड़िया अपने मुंह से बैंगनी रंग की प्रकाश किरणें उगल सकता था। अगर उस पर वार किया जाता तो शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। आसपास और भी जादुई जानवर होने चाहिए, लेकिन वे ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, इसलिए घरों में छिपे हुए हैं, इस डर से कि कहीं यह 9वीं कक्षा का जादुई जानवर उन्हें खा न जाए। भाई ली ने कहा, थोड़ा इंतजार करते हैं और सावधान रहते हैं। उन्होंने सिस्टर ली को सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह अपना कदम उठा सकती हैं। उनका युद्ध विधि यह थी कि मैडम ली दूर से तीर चलाती। भाई ली और किन युन तुरंत दौड़कर वहां पहुंचते। दौड़ते हुए वे राक्षसी जानवरों पर 1-2 और तीर चलाते। उस समय किन युन और भाई ली के लिए राक्षसी जानवरों पर हमला करना बहुत आसान होगा। दूसरी ओर मेंग फीलिंग को आसपास के वातावरण पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। साथ ही वह धर्मात्मा धनुर्धर बहन ली की रक्षा भी कर रही थी, ताकि उस पर आक्रमण न हो। सिस्टर ली के तीर असली तीर नहीं थे और उन्हें कवचधारी विशालकाय मगरमच्छ के इस्पाती कवच से अवरुद्ध होने की कोई चिंता नहीं थी। वज्र की आंतरिक शक्ति से संघनित उनके तीरों में एक विशेष प्रकार की शक्ति थी और जब वे निशाने पर लगते तो एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता। यदि किसी जादुई जानवर के सिर पर चोट लग जाए तो वे अचेत हो जाएंगे। टकराना। मगरमच्छ को लगातार 3 तीर लगे। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा। किन युन और भाई ली समय पर पहुंचे और विशालकाय मगरमच्छ को अच्छी तरह से पीटा। बख्तरबंद विशालकाय मगरमच्छ का स्टील का कवच बेहद मजबूत था। इसके अलावा वह 9वीं श्रेणी का जादुई जानवर था। किन युन ने विशालकाय मगरमच्छ के सिर पर फोजिंग ड्रैगन का इस्तेमाल किया, लेकिन वह उसके कवच को भेद नहीं पाया। भाई ली की 3 भागों वाली छड़ें स्टील के कवच पर जोर से लगीं, जिससे हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। विशालकाय मगरमच्छ ने अपनी पूंछ जोर से हिलाई और एक भयानक शक्ति छोड़ी। किन युन और भाई ली डर के मारे चुपचाप उससे बच निकले। जहां तक शक्ति की बात है, वह हवा के झोंके की तरह आसपास की इमारतों पर छा गई। दर्जनों इमारतें मलबे और धूल में तब्दील हो गईं और गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं। धुएं और धूल में किम युन और भाई ली एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए हिंसक हमले करने लगे। वे मन ही मन चिंतित थे क्योंकि विशालकाय मगरमच्छ के हमले से मची हलचल बहुत ज्यादा थी। यदि लड़ाई शीघ्र समाप्त नहीं हुई तो यह और भी अधिक जादुई जानवरों को आकर्षित कर सकती है। टीएल नोट: ओह हाँ, चलो एक बहुत शक्तिशाली जादुई जानवर से लड़ना शुरू करते हैं। ठीक उसी समय जब हमने शक्तिशाली साधकों के एक समूह को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया था। क्या गलत हो सकता है? अध्याय 209। मेंग फीलिंग और बहन ली बेहद चिंतित थीं क्योंकि उस इलाके में कई इमारतें ढह गई थीं। वे धूल के गुबार में डूबी हुई थीं, जिससे उनके लिए किन युन और भाई ली को देखना नामुमकिन था। किन युन को धूल में बख्तरबंद विशालकाय मगरमच्छ का आभास हुआ और उसने तुरंत आत्मा एकाग्रता से मारने की तकनीक अपनाई। उसने हड़बड़ाहट में मगरमच्छ के सिर पर वार किया। इस जानवर की रक्षा बहुत मजबूत है, भाई ली चिल्लाया। अपनी मानसिक ऊर्जा से वह समझ गया कि विशाल कवचधारी स्नैपिंग मगरमच्छ संघर्ष नहीं कर रहा था। वह जानता था कि किन युन ने अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। फिर उसने 3 भागों वाली छड़ियों को एक लंबी छड़ में जोड़ा और विशालकाय मगरमच्छ के खुले मुंह में जोर से वार किया। जब छड़ी मगरमच्छ के मुंह से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो बिग ब्रदर ली ने अपनी आंतरिक वज्र शक्ति को प्रवाहित किया और उसे लंबी छड़ के माध्यम से विशालकाय मगरमच्छ के शरीर के अंदर डाल दिया। रू! दर्द महसूस करते ही मगरमच्छ ने पागलों की तरह अपनी पूंछ हिलाई। इससे भयानक बल की लहरें उठीं। आसपास के खंडहर बार बार टूट रहे थे और भारी मात्रा में धूल जमा हो रही थी। और भी घर ढह गए। विशालकाय मगरमच्छ की पूंछ के जोर से आसपास के 100 मीटर के घर ढह गए। दृश्य बेहद दिल दहला देने वाला था। बस हो गया। भाई ली बहुत खुश थे। उन्होंने मगरमच्छ के शरीर में लंबी छड़ी घुसा दी थी। उसमें लगातार वज्र की आंतरिक शक्ति डाल रहे थे। मगरमच्छ के अंदरूनी अंगों को अंदर से नष्ट कर रहे थे और मगरमच्छ को ढूंढकर उसे मार भी डाला था। विशालकाय मगरमच्छ का कवच बहुत टिकाऊ होता है और हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक अच्छी सामग्री है। किन युन ने भाई ली के साथ उड़ान भरने से पहले बख्तरबंद विशालकाय मगरमच्छ को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। उनके शरीर भी धूल से सने हुए थे, लेकिन वे बेहद खुश थे। 9वीं श्रेणी के जादुई जानवर को सफलतापूर्वक मारने के बाद उन्हें 9वीं श्रेणी के जादुई जानवर की ताकत का अंदाजा हो गया था। बेशक अगर वे अकेले होते तो वे 8वीं श्रेणी के जादुई जानवर से भिड़ने की हिम्मत नहीं करते। ये खतरनाक होता और शायद उनकी जान भी चली जाती। जैसे ही किन युन और भाई ली उड़कर ऊपर आए, अचानक दूर से प्रकाश की एक किरण आई और उस इमारत पर आ गिरी जहां मेंग फीलिंग और बहन ली थे। धमाका! एक भयंकर विस्फोट हुआ और इमारत चकनाचूर हो गई तथा पत्थर चारों ओर बिखर गए। मेरी पत्नी, भाई ली एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर क्रोध से दहाड़ उठे। ये यिन शेंग था। टीएल नोट: ओह देखो, क्या आश्चर्य है। उसने पहले भी सिस्टर ली पर इसी तरह हमला किया था। जब किन युन ने इमारत को नष्ट होते देखा तो उसे अंदर मेंग फीलिंग और सिस्टर ली की मौत की आशंका हुई। उसका दिल दुख और क्रोध से भर गया। स्वर्गीय सिंह का हाथ सूज गया था, मानो किसी भी क्षण फट सकता हो। बहन फीलिंग, भाभी ली, किन युन ने दांत पीसते हुए दिल ही दिल में चीख मारी।
उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और शांत रहने की पूरी कोशिश की। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए उड़कर ऊपर आया, भाई ली, चलो पहले ऊपर चलते हैं। शायद वे अभी भी जिंदा हों। किम यून धूल के बादल में घुसा और उसे तुरंत 2 जीवंत आभाएं महसूस हुईं। वह बहुत खुश हुआ। मेन फीलिंग और सिस्टर ली को अपनी ओर आकर्षित करने के बाद उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्हें ऊपर उठाया और जल्दी से अपनी ओर कर लिया। वह दोनों औरतों को उठाकर तेजी से वहां से उड़ गया। अचानक दूर से एक प्रकाश की किरण निकली। बूम! एक और तीव्र विस्फोट हुआ, लेकिन किम यून पहले ही जा चुका था। भाई ली, जल्दी से पीछे हट जाओ। जब किम यून मेन फीलिंग और बहन ली को गले लगा रहा था, उसने उन दोनों को अपनी चोटों को ठीक करने और चोटों के कारण अवरुद्ध हुई मेरिडियन और रक्त वाहिकाओं को साफ करने के लिए जोरदार आंतरिक ऊर्जा से भर दिया। हालांकि भाई ली गुस्से में था, फिर भी उसे पता था कि मौजूदा हालात बहुत खतरनाक हैं। और तो और, उसे दुश्मन कहाँ है ये भी नहीं पता था। आगे बढ़ने से उसकी जान ही चली जाएगी और वह बदला भी नहीं ले पाएगा। जब भाई ली किम यून की ओर उड़े तो उन्होंने रास्ते में वज्र की आंतरिक शक्ति की लहरें छोड़ीं। इससे उनके आसपास की सभी इमारतें नष्ट हो गईं और धुएं और धूल का एक विशाल बादल छा गया। जब किम यून ने भाई ली को अंदर आते देखा तो वह उन्हें जल्दी से एक सुनसान रेस्टोरेंट में ले गया। वे जल्दी से रेस्टोरेंट के नीचे एक पत्थर के कमरे में पहुंच गए। रुको! ऊपर से धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये यिन शेंग और उनके साथियों की आवाज थी जो लगातार आसपास की इमारतों को नष्ट कर रहे थे क्योंकि वे अपना लक्ष्य खो चुके थे। किम यून ने एक जानवर की खाल का लबादा निकाला और भाई ली को देते हुए कहा, इस जानवर की खाल के लबादे पर हल्के निशान हैं जो बहन ली की चोटों का तुरंत इलाज कर सकते हैं। भाई ली ने जल्दी से अपनी बेहोश पत्नी को कपड़े पहनाए। पत्नी की सांसें धीरे धीरे सामान्य होती देख उसने राहत की सांस ली। किम यून ने मेन फीलिंग को प्रकाश चिन्ह उपकरण का एक सूट भी दिया था। उसने अपनी बाहों में उस मोहक सुंदरी को देखा जो बेहद क्षीण थी। उस पर दया करते हुए उसे और भी क्रोध आया। उस कमीने यिन शेंग, हम उसे छोड़ नहीं सकते। अगर यिन शेंग ने पहले उन पर हमला न किया होता तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। घायल और बेहोश मेन फीलिंग को देखकर किम यून अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका। भाई ली अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम थे क्योंकि उन्हें अभी भी चाची ली की चोटों को ठीक करना था। लिल यून, मैं ठीक हूँ, नाराज मत हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेन फीलिंग ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी खोली और किम यून को कोमलता से देखते हुए धीरे से कहा, अब मैं नाराज नहीं हूँ। बहन फीलिंग, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। किम यून ने उसे कसकर पकड़ लिया और एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। फिर उसने धीरे से उसका जेड जैसा हाथ उठाया और अपने गाल पर रख दिया। मेन फीलिंग ने धीरे से मुस्कुराया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रकाश शिलालेखों को अपने घावों को ठीक करने दिया। यिन शेंग और कुछ काले कवचधारी आदमी हवा में मंडराते हुए जमीन पर गिरी इमारतों को देख रहे थे। उनमें से कोई नहीं मरा। अगर वे सब मर भी गए तो भी हम 6 लोगों की जान की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। जनरल यिन, अगर वे न होते तो उस रात हम में से कोई भी नहीं मरता और हम बड़ी मात्रा में मैजिक कोर, साथ ही वुल्फ किंग का मैजिक कोर भी हासिल कर पाते। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम इसे युवराज को सौंप देते तो वह इसे लिंग जुवान वू अकादमी में कम से कम 300 मिलियन जुवान पॉइंट्स के बदले में ले पाते। उनमें से एक ने कहा, मुझे पता है, इस इलाके की इमारतों पर हमला करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। हो सकता है वे कहीं छिपे हों। यान शेन को पिछली घटना याद आते ही और भी गुस्सा आ गया। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। जनरल यिन, जादुई जानवर आ गया है, एक हटे कट्टे आदमी ने कहा। बहुत मुमकिन है कि यह 9वीं कक्षा का जादुई जानवर या कोई आत्मिक जादुई जानवर हो। यहाँ इतना शोरगुल है कि इसने जरूर बहुत सारे जादुई जानवरों को आकर्षित किया होगा। स्टार जुवान वू अकादमी के 2 लड़के घायल हो गए हैं। जादुई जानवर उन्हें घेर लेंगे और उन पर हमला कर देंगे, इसलिए वे ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से पीछे हटते हैं। यान शेंग भी मौत से बहुत डरता था। उस रात भेड़िया राजा ने उसे लगभग मार ही डाला था, इसलिए वह जल्दी से यहाँ से उड़ गया। किम यून भूमिगत शराब भंडारण कक्ष में था। उसने अपनी मानसिक शक्ति बाहर निकाली और यिन शेंग और उसके साथियों की आवाजें सुनी। ये लोग यिन शेंग जादुई जानवर का शिकार करके उसे युवराज को देना चाहते थे। वे उसे लिंग जुवान वू अकादमी में और ज्यादा जुवान पॉइंट दिलाना चाहते थे। किम यून ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस नए साम्राज्य के युवराज का ऐसा ही एक अधीनस्थ है। वह निश्चित रूप से कोई खास इंसान नहीं है। बेहतर होगा कि वह मुझसे न टकराए। क्यू यू और किन जेंग फेंग, 2 राजकुमारों को उसने बुरी तरह पीटा था। वह किसी भी युवराज से नहीं डरता था। प्रकाश चिन्ह उपकरण की उपचार गति अत्यंत तेज थी। जब तक जानवर की खाल मौजूद थी, किम यून उसे आसानी से परिष्कृत कर सकता था। मौका मिलने पर वह उसे भाई ली और उसकी पत्नी को दे देता था। मेन फीलिंग का पीला चेहरा अपनी पुरानी खूबसूरती और चुलबुली अवस्था में लौट आया था। हालांकि उसने कमजोर होने का नाटक किया और किम यून की बाहों में ही रही। किम यून भला कैसे समझ नहीं पाता। खैर, कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वह बस राक्षसी को अपना फायदा उठाने दे सकता था। अभी तो बहुत खतरनाक था। जब भाई ली ने देखा कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं अब ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि मेरे पास जियाओ यून का लाइट इंस्क्रिप्शन उपकरण है, वरना मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब ठीक हो पाऊंगा। भाई ली हंसे। जियो यून एक शिलालेख मास्टर हैं और उनकी आत्मा भंडारण वस्तु और प्रकाश शिलालेख उपचार उपकरण सभी बहुत मूल्यवान हैं। मेन फीलिंग ने प्यार से हंसते हुए कहा, यह सही है। तो कुछ कमीने ऐसे हैं जो उसके पास मौजूद अनमोल आत्मा के निशानों के बारे में सोचते रहते हैं। उनका अंत अच्छा नहीं होगा।
जब मैं और ताकतवर हो जाऊंगी तो उन्हें जरूर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। भाई ली ने कहा, क्यों न हम पहले वापस जाएं। इस बार हमें बहुत लाभ हुआ है। वापस जाकर और लोगों को इकट्ठा करो। पहले वाली स्थिति में हमें अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टर ली और मेंग फीलिंग दोनों ने सिर हिलाया। किन यून ने एक पल सोचा और कहा, पहले तुम वापस जा सकते हो, मैं रुकूंगा। मेंग फीलिंग झट से उसकी छाती से उछल पड़ी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ वापस आना होगा। तुम्हारा बाहर रहना बहुत खतरनाक है। भाई ली और उनकी पत्नी ने जल्दी से किन यून को जोखिम न लेने की सलाह दी। चिंता मत करो, मैं सिर्फ रात में ही घूम रहा हूँ। रात में मैं अंधेरे में घुल मिल सकता हूँ, भाई ली को पता होना चाहिए, किन यून ने कहा। भाई ली ने सिर हिलाया। दरअसल उन्हें किन यून की रहस्यमयी क्षमता का पता था। उस समय उन्हें मन ही मन आश्चर्य हुआ। जियाओ यून, तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो? बहन ली ने पूछा। किन यून ने कहा, मैं पहले जिले में घुसकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ लोग हैं या नहीं। मुझे लगता है कि मैं घुसपैठ कर सकता हूँ। अगर यह सचमुच संभव नहीं है तो मैं दूसरे और तीसरे जिले को देखने के बाद पीछे हट जाऊंगा। मेंग फीलिंग ने प्यार से गुर्राहट की और चुपके से किन यून की जांघ पर चुटकी काटी। उसने इठलाते हुए कहा, भाई शियाओ यून, तुम वाकई लोगों को परेशान करते हो। तुम ऐसी हरकतें करके बहन फीलिंग को मौत के घाट उतार दोगे। किन यून ने धीरे से अपनी जांघ रगड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। आप सभी ने सोचा होगा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन क्या मैं उसके बाद जीवित नहीं रही? मैं एक शिलालेख मास्टर हूँ और मैंने अपने लिए कई रक्षात्मक और हल्के शिलालेख उपकरणों को परिष्कृत किया है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। मेंग फीलिंग ने कहा कि वह किन यून के खिलाफ नहीं जीत सकती, इसलिए वह केवल उसे रहने की अनुमति दे सकती है। किन यून ने लगातार ऊपर की स्थिति की जांच की और शक्तिशाली कक्षा 9 जादुई जानवरों के जाने से पहले 3 दिनों तक इंतजार किया। सतह पर पहुंचने पर मेंग फीलिंग ने किन यून को बार बार चेतावनी दी, इससे पहले कि वह चिंता से भरी हुई अनिच्छा से भाई ली और उनकी पत्नी के साथ चली गई। किन यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस समृद्ध और शक्तिशाली आभा की एक बड़ी मात्रा को ग्रहण किया। फिर उसने उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया और अपनी रक्त आत्मा की शक्ति को संघनित कर लिया। उसने एक कागज पर आत्मा के चिन्ह अंकित करना शुरू कर दिया। वह जो अंकित कर रहा था उसे आत्मा का पीछा करने वाला चिन्ह कहा जाता था। यह एक अत्यंत अनोखा प्रकार का आत्मिक चिन्ह था और जब तक कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आभा को अपनी रक्त आत्मा शक्ति में पर्याप्त मात्रा में एकत्रित कर लेता, तब तक वह एक चिन्ह बना सकता था। तब आत्मा का पीछा करने वाला चिन्ह उस व्यक्ति को ट्रैक करने में सक्षम होगा जिसकी आभा का उपयोग इसे बनाने के लिए किया गया था। किन यून को जिला 1 जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले वहां जाकर एक बड़ी जीत का सामना करने की योजना बनाई, उसके बाद ही कोई फैसला लिया। यिन शेंग एक मार्शल बॉडी लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट था और किन यून को पूरा भरोसा था कि वह अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता है। भले ही वह उसे मार न सके, लेकिन उसे बुरी तरह घायल कर सकता था। जब तक वह अकेला है, मैं तुरंत अपना कदम उठाऊंगा। किन यून ने यिन शेंग का पता लगाने और उसे मारने के लिए कुछ समय बिताने का निश्चय किया था। उन्होंने कागज पर आत्मा का पीछा करने का निशान उकेरने के लिए नक्काशीदार चाकू का इस्तेमाल किया। कई पुस्तकों में आत्मा का पीछा करने वाले चिन्हों के बारे में कोई संबंधित अभिलेख नहीं थे, क्योंकि यह एक बहुत ही दुर्लभ और जटिल प्रकार का आत्मा चिन्ह था। यहाँ तक कि कई महान शिलालेख विशेषज्ञों ने भी इसके बारे में नहीं सुना होगा। किन यून द्वारा प्राप्त 36 आत्मा चिन्हों में से कई इसी प्रकार के थे, बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ और बहुत जटिल। अध्याय 210। किन यून ने जल्दी से एक आत्मा पीछा करने वाला तावीज तैयार कर लिया। उसे सक्रिय करते ही आत्मा पीछा करने वाला तावीज प्रकाश से भर गया और एक खास दिशा में तैरने लगा। वहां पर आत्मा का पीछा करने वाले ताबीज को दूर रखने के बाद वह तुरंत निकल पड़ा और खंडहरों से होकर गुजरा। लगता है चौथे जिले में ज्यादा जादुई जानवर नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि तीसरा जिला कैसा होगा। खंडहरों से बाहर निकलने के बाद किन यून सावधानी से खाली सड़क पर दौड़ा। दिन के समय वह एक परित्यक्त घर में छिपकर जानवरों की खाल से बने ताबीजों को परिष्कृत करता था। शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज का इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि कक्षा 8 के जादुई जानवर को बंद करने के लिए किस स्तर के ताबीज की जरूरत है। किन यून वर्तमान में जो गढ़ रहा था वह मध्यम श्रेणी के जानवर की त्वचा वाले आत्मा ताबीज थे। शरीर सुरक्षा ताबीज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसने पशु की खाल के एक छोटे टुकड़े पर शरीर सुरक्षा चिन्हों के 2 सेट और मजबूत चिन्हों का एक सेट बनाया। ऐसा लगता है कि मुझे उच्च श्रेणी के आत्मा ताबीज बनाने की कोशिश शुरू करनी होगी। किन यून ने एक मध्यम श्रेणी के पशु त्वचा से बना आत्मा तावीज बनाया। उसने सोचा कि अगर उसे उच्च श्रेणी का तावीज बनाना है तो उसे कक्षा 9 के जादुई पशु की खाल की जरूरत होगी। जानवर की खाल से बना ताबीज बनाने के बाद उसने उसमें अपनी आंतरिक वज्रची का इंजेक्शन लगाया। इस विधि का उद्देश्य जानवर की खाल से बने ताबीज को उसकी सर्वोत्तम अवस्था में पहुंचाना था। पशु त्वचा के ताबीज को परिष्कृत करते समय उसे शुरू से ही आंतरिक ची को शुद्ध करके पशु त्वचाएं तैयार करनी पड़ी और वज्र आंतरिक ची के प्रयोग का प्रभाव सबसे अच्छा रहा। यांग शियू ने जिन पशु त्वचाओं में उसकी मदद की थी वे सभी बहुत अच्छी थीं। ऐसा करने के बाद वह वज्र की आंतरिक शक्ति का संचार करता और पशु की खाल में तब तक पर्याप्त शक्ति जमा होने देता जब तक वह पूरी तरह से भर न जाए। इस तरह जब आत्मा ताबीज सक्रिय होता तो आत्मा के चिन्हों की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती।
ये कहा जा सकता है कि किन यून द्वारा बनाए गए मध्यम श्रेणी के चमड़े के ताबीज सर्वोत्तम गुणवत्ता के थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जानवर की खाल से बना आत्मा का ताबीज उच्चतम गुणवत्ता का हो, किन यून को इसे बनाने में आधे दिन से ज्यादा समय लगा होगा। आखिरकार यह उसकी जान बचाने के लिए ही तो बनाया गया था। अपने अन्य सदस्यों के बिना वह कक्षा 8 के जादुई जानवरों से इतनी आसानी से नहीं निपट पाता। 5 दिन बीत चुके थे। किन यून रात में जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। आत्मा पीछा करने वाले तावीज के मार्गदर्शन का पालन करते हुए वह तीसरे जिले में प्रवेश कर गया। यिन शेंग तीसरे जिले में है। इस बंदे को तो काफी साथी मिल गए होंगे। हालांकि किन यून तीसरे जिले के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि यह तीसरा जिला है क्योंकि यहाँ के घर बेहतर थे और आध्यात्मिक ऊर्जा सघन थी। रात में पहला शहर तारों और चांद की धुंधली रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन किन यून को अंधेरे में गायब होने से नहीं रोका जा सका। बूम! अचानक दूर से एक तेज आवाज आई, जिससे किन यून मन ही मन खुश हो गया। यिन शेंग को वहां होना चाहिए। अगर वह जादुई जानवरों से लड़ता तो मैं अराजकता का फायदा उठाकर उस पर हमला कर सकता था। किन यून को तीसरे जिले में प्रवेश करते हुए आधे दिन हो गए थे, लेकिन उसे कोई राक्षसी जानवर नहीं मिला। हालांकि तीसरा जिला बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ जरूर कोई जादुई जानवरों का झुंड छिपा होगा। किन यून सावधानीपूर्वक अपने सामने उस क्षेत्र में पहुंचा जहां लड़ाई हो रही थी। वहां पहुंचने के बाद उसे यान शेन की आंतरिक शक्ति का आभामंडल साफ महसूस हो रहा था। यान शेन के अलावा वहां 8वीं या 9वीं श्रेणी के 7 अन्य मार्शल बॉडी मार्शल कलाकार भी थे। तियानलिंग साम्राज्य में कुछ शक्ति जरूर है, किन यून ने मन ही मन सोचा। पहले एक मार्शल दाव क्षेत्र साधक था और एक मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। 8वें स्तर पर भी कुछ साधक थे। वास्तव में वे खुद को एक साम्राज्य होने का दावा कर सकते थे। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जब वे एक साम्राज्य बन गए तो जादुई जानवरों का एक झुंड आ पहुंचा। तियानलिंग साम्राज्य ने जादुई जानवरों के आक्रमण का फायदा उठाया होगा और दूसरे छोटे देशों पर कब्जा कर लिया होगा। उन्हें लिन शुआन वू अकादमी का समर्थन प्राप्त था, इसीलिए दूसरे छोटे देश उनके साथ शामिल हो गए। किन यून भीषण युद्ध में पहुंच गया। यिन शेंग और उसके साथी एक छोटे जादुई जानवरों के समूह से जूझ रहे थे। समूह में कक्षा 8 और 9 के 10 से ज्यादा जादुई जानवर थे। उनके दांत नुकीले थे और वे 3 से 4 मीटर लंबे वृषभों का समूह थे। क्या ये हो सकता है कि गश्त पर निकले जादुई जानवरों के दस्ते पर यिन शेंग के समूह ने घात लगाकर हमला किया हो। किन यून अंधेरे में छिप गया और धीरे धीरे एक मार्शल बॉडी वाले 8वें स्तर के साधक के पास पहुंचा। यहाँ युद्ध अत्यंत तीव्र था और वातावरण अत्यंत अराजक था। युद्ध पर केंद्रित एक साधक कभी भी किन यून को नहीं खोज पाएगा, जो अंधकार में विलीन हो गया था। किन यून ने एक मध्यम श्रेणी का पशुत्व रशन तावीज निकाला और उसे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर फेंक दिया जो 8वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में था। शरीर सुरक्षा तावीज के सक्रिय होने के बाद एक पारदर्शी और रंगीन ऊर्जा बाहर निकली, जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घेर लिया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक हिलने डुलने में असमर्थ हो गया और उसका चेहरा भय से भर गया। दहाड़! एक सुनहरा बैल बाघ की तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसके सींग ने अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर को छेद दिया और फिर उसके शरीर का मांस नोच डाला। तभी किन यून ने भी चाकू निकाल लिया। उसने मांसाहारी वृषभ पर आत्मा एकाग्रता हत्या तकनीक का प्रयोग शुरू किया और फिर वृषभ को 6 शैली पवन विनाशक से चीर डाला। इसने काम किया। किन यून ने 8वीं श्रेणी के एक जादुई जानवर को सफलतापूर्वक मार गिराया। वह मन ही मन बहुत खुश था। इसके बाद उसने यिन शेंग के अन्य साथियों से निपटने के लिए भी यही तरीका अपनाया और उनमें से 4 को एक के बाद एक मार डाला। पहले वाले राक्षसी बैल को मिलाकर उसे 8वीं सीढ़ी के कुल 3 राक्षसी बैल और 9वीं सीढ़ी का एक राक्षसी बैल मिल गया। चलो पीछे हटें। 9वें स्तर के मार्शल बॉडी में एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। यिन शेंग को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे असल में राक्षस सांडों को दबाने आए थे, लेकिन अब वे 4 लोगों को खो चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका विनाश निश्चित है। किन यून चुपचाप अंधेरे में छिप गया। राक्षसी बैलों को यिन शेंग का पीछा करते देख वह चुपचाप उनके पीछे चला गया। यिन शेंग और बाकियों का 2 घंटे से ज्यादा पीछा करने के बाद आखिरकार वे रुक गए। वहां अभी भी 10 राक्षसी बैल थे, जिनमें से एक 9वीं सीढ़ी का था जबकि बाकी 9 8वीं सीढ़ी के थे। किन यून भी रुक गया और राक्षसी बैलों के पास छिप गया। वह दुविधा में था कि क्या उसे उन्हें मारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वे कमोबेश घायल थे। खास तौर पर 9वें चरण के राक्षसी बैल की चोटें बहुत भयानक थीं। अगर बड़े भाई ली और बाकी लोग यहाँ होते तो हम आसानी से कामयाब हो सकते थे। किन यून ने दांत पीस लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने सारे राक्षसी सांडों को संभाल पाएगा या नहीं। उसने गिना कि उसके पास अब भी कितने शरीर सुरक्षा तावीज थे। उसके पास कुल 12 थे। एक साथ 10 को बाहर फेंको और सभी राक्षस सांडों को जमा दो। स्थिति को देखते हुए अगर मैं अधिकांश राक्षस सांडों को बंद नहीं कर सकता तो मैं केवल दे सकता हूँ। ऊपर सभी राक्षसी बैल एक साथ इकट्ठे हो गए और अलग नहीं हुए। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और 10 शरीर सुरक्षा तावीज छोड़े, जिससे सभी राक्षसी बैल ढक गए। शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज के फटते ही सभी राक्षसी बैलों ने उसे तुरंत देख लिया। वे सब हिलना चाहते थे लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। एक अजीब सी शक्ति ने उनके शरीर को जकड़ लिया था, यहाँ तक कि 9वीं सीढ़ी का राक्षसी बैल भी हिल नहीं सका। जैसा कि मैंने सोचा था, राक्षस बैल घायल हो गया था और उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी।
वह शरीर रक्षक ताबीज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। किन यून ने विशाल राजा आत्मा हथौड़ा निकाला और बाहर भागा। उसने स्वर्गीय सिंह की भुजा की सारी नेदफ्लेम आंतरिक युआन ऊर्जा और साथ ही वज्र और अग्नि आंतरिक युआन ऊर्जा को विशाल राजा आत्मा हथौड़े में प्रवाहित कर दिया। वज्र की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा के अंदर की कीमिया और उन्मत्त पैटर्न और भी अधिक उन्मत्त हो गए, सीटी बजाते हुए और एक गहरी गर्जना करते हुए जिसने जमीन को हिला दिया। ड्रैगन को 5वीं शैली में गढ़ना, टूटता सितारा। किन यून ने कक्षा 9 के बैल के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया और उसे चकनाचूर कर दिया। एक धमाके के साथ बिजली और आग का एक भयंकर विस्फोट हुआ जो उसके सिर को भेदता हुआ अंदर घुस गया। 9वें चरण का दानव बैल उसके हथौड़े के एक ही वार से मारा गया था। किन यून ने उस प्रभावशाली आभा का फायदा उठाया और अपने हथौड़े से दूसरे राक्षसी बैलों के सिर पर वार किया। अपनी फोजिंग ड्रैगन मुट्ठी से उसने एक ही वार में कई सिर उड़ा दिए। प्रत्येक प्रहार की शक्ति से पृथ्वी हिल गई, उसमें दरारें पड़ गईं। सभी राक्षसी बैल जमीन पर गिरकर मर गए। किन यून हाँफ रहा था और उसका दिल उत्तेजना से भर गया था। मैंने इन राक्षस सांडों से छुटकारा पा लिया। उसने अपने हाथ में विशाल आत्मा के हथौड़े को देखा और फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि उसने अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी वह बहुत घबराया हुआ था और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। राक्षसी बैलों के शवों को रखने के बाद किन यून ने जल्दी से एक जगह ढूंढी ताकि वह अपनी पहले खर्च की गई आंतरिक शक्ति को फिर से भर सके। जिस राक्षसी बैल का उसने शिकार किया था उसकी कीमत 20 मिलियन जुआन पॉइंट्स से भी ज्यादा थी। अभी उसके हाथों में मौजूद जादुई कोर को 80 मिलियन जुआन पॉइंट्स के बदले में बदला जा सकता है। आराम करने के बाद सुबह हो चुकी थी। वह शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज को निखारने में लगा रहा। यह अच्छी बात है कि मैं एक शिलालेख मास्टर हूँ। किन यून को राक्षसी भीड़ पर शरीर सुरक्षा तावीज के प्रभाव याद आए और वह एक बार फिर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। एक वर्ग 8 जादुई जानवर, जब तक कि वह इस प्रकार के शरीर सुरक्षा तावीज द्वारा स्थिर नहीं हो जाता, मूलतः बिल्कुल भी हिलने में सक्षम नहीं होगा। अगर मुझे कक्षा 9 का कोई जादुई जानवर अच्छी हालत में मिलता है तो मेरा शरीर सुरक्षित करने वाला ताबीज ज्यादा काम का नहीं होगा और मैं सिर्फ घायल जानवरों से ही निपट पाऊंगा। किन यून उच्च श्रेणी का शरीर सुरक्षित करने वाला ताबीज बनाने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक था। हालांकि उसके पास स्टेज 9 का राक्षस जानवर छिपा हुआ था। चलो इस जानवर की खाल का उपयोग करके देखते हैं। किन यून ने कक्षा 9 के जादुई जानवर बैल की खाल निकाली। उसकी खाल सुनहरी थी और ईंट जितनी मोटी थी। वह बहुत सख्त थी और पत्थर जैसी लग रही थी। किन यून ने मोटी राक्षसी त्वचा को तोड़ने के लिए विशालकाय राजा आत्मा हथौड़े का इस्तेमाल किया। कीमिया शिलालेख से उत्पन्न ऊष्मा से उसने उसे एक पतले टुकड़े में बदल दिया और अपनी आंतरिक वज्र शक्ति का उपयोग करके उसे नष्ट कर दिया। बिल्कुल, जादुई जानवर की खाल और राक्षस जानवर की खाल एक जैसी ही होती है। कमाल है। किन यून हंसे बिना नहीं रह सका। भविष्य में इस जानवर की खाल जरूर खूब मिलेगी। इसे खरीदना आसान होगा। शोधन के बाद यह एक बहुत ही कीमती और उपयोगी पशु त्वचा ताबीज बन जाएगा। उच्च श्रेणी के आत्मा चिन्ह अंकित करने के लिए और भी अधिक आत्मा चिन्ह अंकित करने पड़ते थे। इसके अलावा उन्हें अन्य आत्मा चिन्हों के साथ साथ मूल संग्रहण चिन्ह भी उकेरने पड़ते थे ताकि बड़ी मात्रा में ऊर्जा संचित हो सके और आत्मा चिन्हों की शक्ति और भी प्रबल हो सके। अभी उसे जानवर की खाल के दोनों तरफ शरीर सुरक्षा के 2 निशान बनाने थे। उसे जानवर की खाल के अंदर मूल संग्रह के निशान और शरीर सुरक्षा के एक निशान भी बनाने थे। जब वह विशाल राजा आत्मा हथौड़े को परिष्कृत कर रहा था तो उसने उस सामग्री में आत्मा के निशान भी उकेरे थे। इस प्रकार उसे इस पहलू में एक निश्चित स्तर का अनुभव था और यह उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसका मुख्य कारण ये था कि इतने छोटे स्थान पर विभिन्न आत्माओं को मिलाए बिना इतने सारे आत्मा चिन्हों को अंकित करना सबसे कठिन था। उन्होंने एक उच्च श्रेणी के पशु त्वचा के ताबीज को परिष्कृत करने में पूरा दिन और रात लगा दिया था। ये वास्तव में बनाना मुश्किल है। सफल होने के बाद किन यून बहुत थक गया था। मूलतः इस तरह के वातावरण में अन्य आकस्मिक स्थितियों को रोकने के लिए एक निश्चित मात्रा में आंतरिक ऊर्जा को आरक्षित रखना आवश्यक था। और क्योंकि किन यून बहुत अधिक तल्लीन था, उसने एक ही सांस में अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके एक उच्च श्रेणी का शरीर सुरक्षित करने वाला ताबीज बना लिया। जमीन पर लेटे लेटे उसने खुद को दोषी ठहराया। उसे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए था। सौभाग्य से कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं आई। 2 घंटे आराम करने के बाद वह ठीक हो सका। फिर अंधेरे में उसने यिन शेंग का पीछा करना जारी रखा। यिन शेंग, तुम देर सवेर मेरे हाथों मरोगे। किन यून का शरीर छाया शक्ति से भर गया और स्वाभाविक रूप से अंधेरे में विलीन हो गया। उन्होंने यिन शेंग पर नजर रखने के लिए सोल चेजिंग तावीज का इस्तेमाल किया। रास्ते में उसे कई शक्तिशाली जादुई जानवर भी मिले, लेकिन सौभाग्य से वह उन जानवरों द्वारा नहीं खोजा जा सका। इतने शक्तिशाली जादुई जानवरों के समूह का सामना करते हुए अकेले उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मार्शल दाओ क्षेत्र के लोग भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। जादुई जानवर असल में ज्यादातर इंसानों को ही खाते हैं। कभी कभी वे दूसरे जानवरों को भी खा जाते हैं। इसलिए जादुई जानवरों और दूसरे जानवरों को एक दूसरे से सावधान रहना पड़ता है। किन यून ने सड़क पर राक्षसी जानवर की हड्डियों के टूटे हुए टुकड़े देखे। वे सब खाने के बचे हुए टुकड़े थे।